स्वागत है आप सभी का डीएनएन नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। आप लोग सुन रहे हैं ग्लोबल म्यूटेशंस फॉलोइंग अ ब्लैक मैम्बर कहानी का एपिसोड 281 टू 290। फिलहाल गो किज्यू की कोई योजना नहीं थी। यह अचानक हुई घटना उनकी पहली मुलाकात भी थी। क्लेन लोगों की भयावह निवारक शक्ति को देखने के बाद उसने निरंतर अंतरिक्षीय छलांग लगाने के लिए सम्राट अंतरिक्ष यान का उपयोग किया। कई स्थानिक छलांगों के बाद वह आउटपोस्ट स्टार पर लौट आया। उपराष्ट्राध्यक्ष डी कुई, उपराष्ट्राध्यक्ष जी तियानयुए और उपराष्ट्राध्यक्ष जी लिंग तुरंत उसके सामने आ गई। जी तियानयुए ने कुछ घबराहट के साथ पूछा, महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, हमें क्या करना चाहिए? डी कुई और जी लिंग ने भी गो किज्यू को देखा। इतने महत्वपूर्ण मामले में केवल गो किज्यू ही निर्णय ले सकती थी। गो किज्यू ने समय बर्बाद नहीं किया और सीधे कहा, सर्वोच्च सम्मेलन कक्ष में जाओ और एक बैठक आयोजित करो। ये सुनकर उन तीनों ने तुरंत कार्रवाई की। इसके बाद गो किज्यू ने अनायास ही एक इन्फिनिट एम्पायर के अधिकारी को फोन करके एफ रैंक के ब्रह्मांड स्तरीय विशेषज्ञ एननिंग के स्वागत की जिम्मेदारी सौंपी। जब अनंत साम्राज्य के सभी उच्च पदस्थ अधिकारी सर्वोच्च सम्मेलन कक्ष की ओर दौड़े, गो किज्यू ने तियानली और अन्य लोगों से संपर्क किया। तियानली को जाहिर तौर पर पहले से ही पता था कि क्या हुआ था। गो किज्यू से संपर्क स्थापित करने के बाद तियानली केवल एक व्यंग्यात्मक मुस्कान ही दे सकी। उन्होंने कहा, महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, अनंत साम्राज्य का मुख्यालय अब सुरक्षित नहीं है। अब हमें अनंत साम्राज्य के मुख्यालय से सभी को स्थानांतरित करने के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजना चाहिए। गो किज्यू ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या कोई और रास्ता नहीं है? हालांकि उसके पास आउटपोस्ट स्टार था और उससे पहले उसने क्लेन गैलेक्सी प्राप्त कर ली थी, लेकिन सम्राट तारा और शेनहुआंग महाद्वीप पर इतने सारे लोगों के होने के कारण उनके पास उन्हें स्थानांतरित करने के लिए कोई जगह नहीं थी। आउटपोस्ट स्टार शेनहुआंग महाद्वीप के आकार का केवल 1/4 था, और जहां तक क्लेन गैलेक्सी की बात है, सौभाग्य से उसने कियाओ सीनान की बात सुनी और गैलेक्सी को बेच दिया, नहीं तो मुसीबत में वही पड़ जाता। गो किज्यू के पूछने के बाद तियानली ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, हम निर्जन तारामंडल में और गहराई तक जा सकते हैं। वीरान तारामंडल का स्वयं में कोई खास महत्व नहीं है, और क्लेन लोग वीरान तारामंडल में प्रवेश करने के लिए महान ब्रह्मांडीय दरार को पार नहीं कर सकते हैं। भले ही वे निर्जन तारामंडल में प्रवेश कर लें, लेकिन अगर उन्हें हमारे सटीक लक्ष्य का पता नहीं चलता है तो वे शायद आगे खोज जारी नहीं रखेंगे। इसके अलावा हम कुछ ग्रहों को पकड़ सकते हैं और ग्रह स्तरीय अंतरिक्ष यान बना सकते हैं। जब क्लेन लोग हमारा शिकार करते हैं तो हम निर्जन तारामंडल में और भी गहराई में भाग सकते हैं। तियानली के बोलने के बाद गो किज्यू ने लिंगमी और अन्य लोगों की ओर देखा और पूछा, आपकी क्या राय है? लिंगमी ने गंभीरता से कहा, क्लेन लोग लाभ होने पर आगे बढ़ते हैं और लाभ न होने पर पीछे हट जाते हैं। क्लेन लोगों के लिए कम से कम सतही तौर पर हम सिर्फ एक पिछड़ी सभ्यता हैं, जैसे सामान्य लोग चींटियों की बस्ती को देखते हैं लेकिन उस चींटी के टीले में रुचि नहीं रखते। मेरे विश्लेषण के आधार पर क्लेन लोगों द्वारा हम पर हमला करने की संभावना बहुत कम है, इसलिए मैं तियानली की योजना से सहमत हूँ। तथापि गो किज्यू ने पूछा, लेकिन क्या? इस नाजुक मोड़ पर बेशक कुछ भी कहा जा सकता है। यदि उन्होंने तुरंत निर्णय नहीं लिया और कार्रवाई नहीं की तो अनंत साम्राज्य का मुख्यालय खतरे में पड़ जाएगा। लिंगमी ने सोच समझकर शब्दों का चयन किया और कहा, मेरा मानना है कि महामहिम राष्ट्राध्यक्ष को एक वापसी योजना तैयार करने की आवश्यकता है। अब से न तो इन्फिनिट एम्पायर का मुख्यालय और न ही आउटपोस्ट स्टार सुरक्षित रहेंगे। संपूर्ण वर्मिलियन बद तारामंडल स्तर की सभ्यताओं के लिए युद्ध क्षेत्र बन सकता है। ये सुनकर गो किज्यू ने सिर हिलाया और फिर कहा, अनंत साम्राज्य के मुख्यालय के लिए तियानली की योजना के अनुसार ही काम करें। भविष्य के मामलों के लिए आप सभी एक योजना पर चर्चा करें और उसे मेरे सामने प्रस्तुत करें। तियानली और अन्य लोगों ने एक स्वर में उत्तर दिया, जैसा आप आदेश दें महामहिम। तियानली और अन्य लोगों के साथ आपातकालीन बैठक के बाद गो किज्यू तुरंत आउटपोस्ट स्टार पर स्थित अनंत साम्राज्य के सर्वोच्च सम्मेलन कक्ष की ओर रवाना हो गईं। सभी लोग पहले ही इस स्थान पर पहुंच चुके थे। अनंत साम्राज्य के तीनों उपराष्ट्राध्यक्ष, साथ ही अनंत साम्राज्य के वे सभी ईश्वर श्रेणी के विशेषज्ञ जो आ सकते थे, उपस्थित थे। सभी ने स्पष्ट रूप से क्लेन लोगों से संबंधित खुफिया जानकारी के बारे में पूछताछ की थी और उन सभी के चेहरे बहुत तनावपूर्ण थे। कई लोगों की निगाहों के सामने गो किज्यू ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। क्लीन गैलेक्सी में घटी अप्रत्याशित घटना के बारे में सभी को पता होना चाहिए। इन्फिनिट एम्पायर का मुख्यालय, साथ ही आउटपोस्ट स्टार भविष्य में सुरक्षित नहीं रहेंगे। संपूर्ण वर्मिलियन बद स्टार क्लस्टर विभिन्न गुटों और क्लेन लोगों के लिए युद्ध क्षेत्र बन सकता है। क्या इस संबंध में किसी के पास कोई अच्छा सुझाव है? इस मामले ने सभी की उम्मीदों को पूरी तरह से पार कर दिया। यहां तक कि दाओ ताइहुआंग, गु यांगजे, बेई क्विंटियन, जी तियानयू, जी लिंग और डी कुई जैसे विशेषज्ञ भी चुप्पी साध गए। सबसे पहले कियाओ सीनान ने बात की।
पिछली बार उनके शानदार प्रदर्शन ने सभी को इस दिखने में कमजोर से लगने वाले अर्धदेवता की बुद्धिमत्ता से अवगत करा दिया था। कियाओ सीनान ने कुछ देर सोचा और उसके मन में कई विचार आए। गु किज्यू की निगाहों के सामने उसने ये भी कहा, महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, क्लेन सभ्यता को एक बार ब्रह्मांड स्तरीय सभ्यता सिल्वर फ्लेम सभ्यता ने पराजित किया था। हालांकि सिल्वर फ्लेम सभ्यता अब ब्रह्मांड स्तरीय सभ्यता से घटकर सुपरस्टार क्लस्टर स्तर की सभ्यता बन गई है, लेकिन यह निश्चित रूप से निष्क्रिय होकर क्लेन सभ्यता के उदय को नहीं देखेगी। सिल्वर फ्लेम सभ्यता निश्चित रूप से क्लेन सभ्यता को एक निश्चित क्षेत्र के भीतर ही सीमित कर देगी, जिससे उसे युद्ध का उपयोग करके अपना अस्तित्व बनाए रखने और अधिक संसाधन प्राप्त करने से रोका जा सकेगा। कुछ समय के लिए आउटपोस्ट स्टार जैसे क्षेत्र अग्रिम मोर्चे के पीछे स्थित होंगे, जिनमें अपार रणनीतिक महत्व और विकास के अवसर मौजूद होंगे। कियाओ सीनान के शब्दों ने सर्वोच्च सम्मेलन हॉल में उपस्थित सभी लोगों के भावों को बार बार बदल दिया। यदि कियाओ सीनान की बात सही है, तो अगला काल अनंत साम्राज्य के लिए स्वर्णिम विकास का दौर होगा। अनंत साम्राज्य को भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होगा और वह युद्ध के दौरान तेजी से विकसित और समृद्ध हो सकता है। हालांकि यदि कियाओ सीनान का अनुमान गलत था और सिल्वर फ्लेम सुपरस्टार क्लस्टर सभ्यता युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार नहीं थी, या भाग तो लिया लेकिन क्लेन लोगों के विकास को प्रतिबंधित करने का इरादा नहीं रखती थी, तब आउटपोस्ट स्टार पर मौजूद वे लोग जो निष्क्रिय रहे एक अत्यंत भयंकर हमले का सामना करेंगे। एक भूखा ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। क्लेन सभ्यता, एक शक्तिशाली सभ्यता जिसने कभी ब्रह्मांड स्तरीय सभ्यताओं को चुनौती दी थी, निश्चित रूप से उससे निपटना आसान नहीं होगा। क्लेन सभ्यता के प्रभाव के आगे अनंत साम्राज्य शायद टिक भी ना पाए। हालांकि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति गु किज्यू के पास थी और आगे कैसे बढ़ना है यह अभी भी गु किज्यू की इच्छा पर निर्भर करता था। सबकी निगाहें गु किज्यू की ओर मुड़ गईं। अनंत साम्राज्य के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में गु किज्यू को इस समय स्वतंत्र रूप से सबसे सही निर्णय लेने की आवश्यकता थी। वह कियाओ सीनान पर भरोसा कर सकता था या कियाओ सीनान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता था। कई लोगों की निगाहों के सामने गु किज्यू ने एक बार फिर दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंतिम निर्णय लिया, आउटपोस्ट स्टार पर स्थित इन्फिनिट एम्पायर शाखा निष्क्रिय रहेगी। हालांकि हमें क्लेन गैलेक्सी में स्थिति पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए और एक स्थिर पलायन मार्ग खोजना चाहिए। यदि युद्ध की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, तो हमें यथासंभव शीघ्रता से निकासी करने में सक्षम होना चाहिए। गु किज्यू ने कियाओ सीनान की रणनीति का कुछ हिस्सा अपनाया। उन्होंने कियाओ सीनान के फैसले पर भरोसा किया और साथ ही कियाओ सीनान की रणनीति का समर्थन भी किया। योजना को अंतिम रूप देने के बाद संपूर्ण अनंत साम्राज्य तेजी से काम करने लगा। अंतरिक्ष यान स्टारशिप भागने के रास्तों का पता लगाने के लिए आउटपोस्ट स्टार से रवाना हुए। अन्य अंतरिक्ष यान युद्ध की स्थिति पर नजर रखने के लिए क्लेन गैलेक्सी के आसपास के क्षेत्र की ओर बढ़ गए। क्लेन लोगों का आगमन वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के लिए एक बड़ा आश्चर्य था। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के लोगों के लिए क्लेन लोग एक प्राचीन किंवदंती थे। वे तो गॉड रेस के बाद के युग के एक समूह थे और तार्किक रूप से उन्हें इतिहास की धूल में पूरी तरह से दब जाना चाहिए था। क्लेन लोग क्लेन गैलेक्सी में प्रकट हुए, इसलिए वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर इस महान युद्ध का मुख्य युद्ध क्षेत्र बन गया। ये घटना तारामंडल स्तर की आपदा थी। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर में मौजूद हर कोई इससे प्रभावित होगा। जैसे जैसे क्लेन लोगों की लड़ाकू सेनाएं लगातार उभरती रहीं, संपूर्ण वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर में दहशत फैल गई। ये ऐसे प्राणी थे जो कभी ब्रह्मांड स्तरीय सभ्यताओं को चुनौती दे सकते थे। अब उनके पास कितनी शक्ति है यह कोई नहीं जानता था। उनके प्रकट होने से न केवल वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर पर अत्यधिक दबाव पड़ा, लेकिन साथ ही ब्लैक प्रिजन स्टार क्लस्टर सभ्यता, क्योंकि स्टार क्लस्टर सभ्यता, एडम स्टार क्लस्टर सभ्यता और आसपास की कई स्टार क्लस्टर सभ्यताएं भी शामिल हैं। क्लेन लोगों के प्रकट होने के कारण सभी एक भयानक काले बादल से घिरे हुए थे। इस समय सभी तारामंडल एक साथ मिलकर लड़ने के लिए सभी शत्रुता और पूर्वाग्रहों को एक तरफ रखने को तैयार थे। यदि वे एक दूसरे को निशाना बनाना जारी रखते हैं तो उनका केवल एक ही परिणाम होगा, उनकी सभ्यताओं का विनाश। क्लेन लोगों की कट्टर शत्रु सिल्वर फ्लेम सभ्यता समय की लंबी धारा में सुचारू रूप से विकसित नहीं हुई। कभी ब्रह्मांड के अधिपति रहे ये लोग अब एक सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता के रूप में पदावनत हो चुके थे। क्लेन लोगों के प्रकट होने से सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता ने निराश नहीं किया। क्लेन लोगों के प्रकट होने के कुछ ही समय बाद उनकी ब्रह्मांड संबंधी घोषणा को कई तारा समूह सभ्यताओं और महातारा समूह सभ्यताओं तक प्रसारित किया गया। कलाइन लोग बर्बर विनाशक हैं, वे सबके लिए केवल सभ्यता का विनाश ही ला सकते हैं। जब सिल्वर फ्लेम सभ्यता अभी भी ब्रह्मांड स्तरीय सभ्यता थी, तब उन्होंने बड़ी संख्या में तारा समूह स्तरीय सभ्यताओं और कई सुपर तारा समूह स्तरीय सभ्यताओं को नष्ट कर दिया था। इन बर्बरों के खिलाफ चाहे अतीत हो, वर्तमान हो या भविष्य, सिल्वर फ्लेम सभ्यता अंत तक उनसे लड़ेगी।
सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर में एक मजबूत रक्षा पंक्ति का निर्माण करेगी और क्लेन लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ेगी। हम सभी शांतिप्रिय सभ्यताओं के साथ मिलकर परमाणु स्तर पर क्लेन लोगों का सफाया कर देंगे। सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता स्पष्ट रूप से इन क्लेन लोगों से नफरत करती थी। उस समय सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता ने ब्रह्मांड स्तरीय सभ्यता बनने के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया था। हालांकि क्लेन लोगों ने उनके साथ एक लंबा युद्ध छेड़ दिया जिससे वे बुरी तरह कमजोर हो गए। उसके बाद सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता ब्रह्मांड स्तरीय सभ्यता से तेजी से अवमूल्यित हो गई। हालांकि वे अभी भी एक सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता हैं, लेकिन वे केवल आत्मविश्वास का प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि उस समय वे विजेता थे, लेकिन इतने लंबे वर्षों में उनकी सभ्यता लगातार पतन की ओर अग्रसर हुई है और हर साल स्थिति बदतर होती जा रही है। अगर वे अब क्लेन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो उन्हें ये भी डर है कि एक बार क्लेन लोग पूरी तरह से फिर से जागृत हो जाने पर उनका सफाया हो जाएगा। हालांकि सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता की वास्तविक शक्ति बाहरी दुनिया के लिए अज्ञात है। इसके अलावा वर्तमान क्लेन लोग अपने चरम काल के क्लेन लोग नहीं हैं। सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता दर्जनों स्टार क्लस्टर स्तर की सभ्यताओं के साथ मिलकर अभी भी क्लेन लोगों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ सकती है। अनंत साम्राज्य में कई लोग काफी उत्साहित थे। अपनी हाल ही में हुई सर्वोच्च परिषद की बैठक में कियाओ सीनान ने डटे रहने और अतिरिक्त सैनिकों के आने की प्रतीक्षा करने की रणनीति का प्रस्ताव रखा। इसी बात ने उन्हें उनके अन्य पड़ोसियों से अलग बना दिया। उन्होंने आउटपोस्ट स्टार को नहीं छोड़ा। इस बीच कई अन्य लोग पहले अवसर मिलते ही भाग गए थे। ये सभी व्यक्ति भगोड़े थे, इसलिए वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर द्वारा भी इनकी तलाश की जा रही थी। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर सुप्रीम काउंसिल हॉल। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर की महिला राष्ट्राध्यक्ष सेलिसब्री और 5 उपराष्ट्राध्यक्ष एक गहन बैठक कर रही थीं। अन्य उच्च पदस्थ मंत्रिमंडल अधिकारी इस बैठक में भाग लेने के लिए योग्य नहीं थे। सेलिसब्री ने 5 उपराष्ट्राध्यक्षों में से एक हानसेन की ओर देखा और पूछा, वर्तमान स्थिति क्या है? हानसेन वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के उपराष्ट्राध्यक्ष और खुफिया मंत्री भी हैं। राज्य प्रमुख द्वारा पूछे जाने पर हानसेन ने कहा, वर्तमान में सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता और लगभग 50 अन्य स्टार क्लस्टर सभ्यताओं ने बेड़े भेजे हैं। अधिक तारा समूह स्तर की सभ्यताओं ने अपना समर्थन व्यक्त किया है, लेकिन ये केवल मौखिक समर्थन है। वे अल्पावधि में हमें कोई ठोस सहायता प्रदान नहीं करेंगे। कलाइन लोगों की लड़ाकू सेनाएं संख्या में बहुत अधिक नहीं हैं, केवल लगभग 10 अरब हैं, लेकिन वे सभी कुलीन वर्ग के हैं। हालांकि उनकी संख्या कम है, लेकिन वे सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता की तकनीक की एक बड़ी मात्रा से सशक्त हैं। मौजूदा हताहतों के अनुपात को देखते हुए हमें क्लेन पीपुल्स के एक स्टारशिप को नष्ट करने के लिए दर्जनों से लेकर सैकड़ों स्टारशिप खोने होंगे। आगे हानसेन यहीं रुक गया, क्योंकि जो खबर वह सुनाने वाला था वह वास्तव में सभी के लिए अच्छी खबर नहीं थी। सेलिसब्री के चेहरे के भाव अपरिवर्तित रहे। उसने बड़ी शांति से कहा, क्या? हानसेन ने गहरी सांस ली और कहा, कलाइन लोगों के जहाज में जैव संशोधन की क्षमता है। आप इस गुप्त रूप से फिल्माए गए फुटेज को देख सकते हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, सबके सामने एक वर्चुअल स्क्रीन दिखाई दी। जैसे ही उनकी नज़र उस पर पड़ी, उन्होंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर से एक सजीव प्राणी को क्लेन लोगों के जहाज में रखा गया था। कुछ ही समय बाद वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर का प्राणी एक विचित्र दिखने वाले क्लेन पसन में परिवर्तित हो गया। क्लेन लोग बनने के बाद उनकी चेतना में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। ये दृश्य सचमुच भयावह था। एक जीवित प्राणी नौक में प्रवेश कर गया और बाहर निकलने के कुछ ही समय बाद उसकी प्रजाति और यादें बदल गईं। क्योंकि उनके पास इतनी भयावह तकनीक है, इसलिए क्लेन लोगों की युद्धक सेनाओं में स्पष्ट रूप से तेजी से वृद्धि होगी। इस समय क्लेन पीपुल्स की लड़ाकू सेनाएं भी 3 काम कर रही हैं। सबसे पहले, लगातार युद्ध भड़काना, सभी मोर्चों पर लड़ना। दूसरा, जब्त की गई सामग्रियों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर नौकाओं का उत्पादन करना। तीसरा, कैदियों और जैव संशोधन तकनीक का उपयोग करके क्लेन लोगों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना। हर गुजरती सांस के साथ बड़ी संख्या में क्लेन लोग नावों से बाहर निकल रहे हैं। इससे सुप्रीम काउंसिल हॉल में पहले से ही तनावपूर्ण माहौल और भी बिगड़ गया। उसी समय गुकिज्यू भी वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर में हो रहे परिवर्तनों का अवलोकन कर रही थी। हालांकि चारों दिशाओं से बड़ी संख्या में अतिरिक्त सैनिक आ रहे थे। क्लेन लोगों से लड़ रहे वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर और अन्य गुटों की स्थिति बेहद प्रतिकूल थी। सभी तारा समूह सभ्यताओं की युद्धक सेनाओं को बिना किसी अपवाद के पराजय का सामना करना पड़ा। इससे कई ऐसे लोग जो पहले से ही भागने की योजना बना रहे थे, उन्होंने अब और संकोच नहीं किया और सीधे भाग गए। आउटपोस्ट स्टार पर कई एफ रैंक योद्धाओं ने भी निष्ठा की शपथ ली। वे अकेले वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर को छोड़ने का साहस नहीं कर सकते थे, लेकिन वे अग्रिम मोर्चे पर रहने का भी साहस नहीं कर सकते थे।
वह स्वयं एफ रैंक का ब्रह्मांड स्तरीय विशेषज्ञ था, जो ठीक था, लेकिन उनके कई रिश्तेदार सुपर गॉड रैंक तक भी नहीं पहुंच पाए थे। ऐसी परिस्थितियों में मोर्चे पर बने रहना मात्र एक गतिरोध था। जब कई एफ रैंक के ब्रह्मांड स्तरीय विशेषज्ञ अपने परिवारों के पास शरण लेने आए तो गोकिजू ने उन्हें मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक अनुरोध जरूर किया। इसका मतलब ये था कि एफ रैंक के इन ब्रह्मांड स्तरीय विशेषज्ञों को युद्ध में उसका अनुसरण करना था। आउटपोस्ट स्टार, स्टारशिप पोर्ट। गोकिजू और आउटपोस्ट स्टार पर मौजूद सभी एफ रैंक योद्धा यहां आ गए थे। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के उच्च कमान के आदेशों के अनुसार एफ रैंक और उससे ऊपर के सभी विशेषज्ञों को युद्ध में भाग लेना आवश्यक था। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के विस्काउंट के रूप में गोकिजू 10 लाख सैनिकों की सेना का नेतृत्व कर सकता था, लेकिन इस विशेष अवधि में 10 लाख एफ रैंक के ब्रह्मांड स्तरीय विशेषज्ञ उनकी आज्ञा सुनने को तैयार नहीं थे। अब वह जितने एफ रैंक योद्धाओं की कमान संभाल सकता था, 10 लाख तो दूर की बात है, उनकी संख्या 100 भी नहीं थी। अन्य लोगों को वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के प्रथम श्रेणी के विस्काउंट के पद तक पहुंचने में लंबा समय लगता था। इस लंबे समय के दौरान उन्होंने अपनी अपनी टीमें बना ली थीं। गोकिजू अलग था, कम से कम अभी के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इस स्तर की लड़ाइयों में वह सुपर गॉड रैंक के योद्धाओं को भी युद्ध के मैदान में नहीं ला सकता था। क्लेन लोगों की तरफ से वे सभी विशेष रूप से एफ रैंक कॉस्मिक लेवल के थे। हालांकि बाद में उन्होंने बड़ी संख्या में अन्य जीवों को भी क्लेन पीपल में परिवर्तित कर दिया, और ये रूपांतरित क्लेन लोग उतने शक्तिशाली नहीं थे। लेकिन एक बात निश्चित थी, और वह ये थी कि क्लेन लोगों के पास 10 अरब एफ रैंक कॉस्मिक लेवल इकाइयों की एक युद्धक शक्ति थी। गोकिजू ने इस बारे में बार बार सोचा, और फिर भी उसने एफ रैंक से नीचे के योद्धाओं को युद्ध के मैदान में न लाने का फैसला किया। बड़ी मुश्किल से 100 एफ रैंक योद्धाओं को इकट्ठा करने के बाद गोकिजू उन सभी को लेकर युद्ध के मैदान में उतर गया। इस बार गोकिजू के साथ आने वाला एकमात्र परिचित व्यक्ति आननिंग था। अन्य लोगों ने हाल ही में आउटपोस्ट स्टार में शरण ली थी। हालांकि उनके परिवार के सभी सदस्य आउटपोस्ट स्टार पर थे, लेकिन गोकिजू के प्रति उनकी वफादारी का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था। जैसे जैसे सम्राट अंतरिक्ष यान धीरे धीरे ऊपर उठा और ब्रह्मांड के शून्य क्षेत्र में प्रवेश किया, संत वंश का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति गोकिजू से कुछ ही दूरी पर आया था। संत वंश के इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का नाम वेई लुओ था। वेई लू एक शिखर था, एफ रैंक का ब्रह्मांड स्तरीय विशेषज्ञ था और इस अंतरिक्ष यान पर मौजूद सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था। उसने गहरे लाल रंग का नैनोमेचा पहना हुआ था और उसका चेहरा काफी गंभीर था। वेई लुओ गोकिजू से कुछ ही दूरी पर एक जगह पर गए और पूछा, महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, क्या आपके पास कोई परिचालन योजना है? ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह अंतरिक्ष यान पर सवार सभी लोगों की सुरक्षा से संबंधित था। इसलिए वेई लुओ के पूछने के बाद सभी की निगाहें तुरंत गोकिजू की ओर मुड़ गईं। वेई लुओ के प्रश्न के संबंध में गोकिजू ने सच बोलना चुना। सच कहूं तो मेरे पास फिलहाल कोई खास अच्छी परिचालन योजना नहीं है। मेरा इरादा युद्ध क्षेत्र के बाहरी इलाके की स्थिति का अवलोकन करना है और अवसर मिलने पर कार्रवाई करना है। वेई लू गोकिजू के जवाब से अपेक्षाकृत संतुष्ट थी, क्योंकि यही सामान्य प्रतिक्रिया थी। हर कोई इस तरह की आपात स्थिति का पहली बार सामना कर रहा था। वे केवल खोजबीन कर सकते थे और तेजी से अनुकूलन कर सकते थे। वे अपने पिछले अनुभवों और रणनीतियों को लागू करने में असमर्थ थे। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के उच्च कमान की आवश्यकताओं के तहत वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के सभी एफ रैंक और उससे ऊपर के विशेषज्ञों को युद्ध क्षेत्र में उपस्थित होना आवश्यक था। अब जब गोकिजू सबको युद्ध क्षेत्र में ले जा रही थी तो किसी ने आपत्ति नहीं जताई। अगर वे गोकिजू के साथ नहीं जाते तो उन्हें अकेले या दूसरों के साथ जाना पड़ता। तुलनात्मक रूप से गोकिजू के साथ जाना स्पष्ट रूप से अधिक सुरक्षित था। जब अंतरिक्ष यान धीरे धीरे युद्ध क्षेत्र के किनारे पर पहुंचा तो गोकिजू ने अंतरिक्ष यान को रोक दिया। इसके बाद उनके नेतृत्व में सभी लोग अंतरिक्ष यान से उतर गए। इस समय कई लोगों ने सुझाव दिया, महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, चलिए वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर की विशिष्ट लड़ाकू इकाइयों को ढूंढते हैं। ऐसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र में विशेषज्ञों का एक साथ रहना निश्चित रूप से उनके जीवित रहने की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। अन्यथा उन्हें यह नहीं पता था कि इन 100 लोगों में से कितने लोग जीवित लौट पाएंगे। काफी लोग ऐसे थे जो वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर की शक्तिशाली लड़ाकू इकाइयों में शामिल होना चाहते थे। महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, मेरे पास वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर की निकटतम विशिष्ट इकाई से संपर्क करने और उन्हें हमें स्वीकार करने के लिए राजी करने का एक तरीका है। लोग एक के बाद एक बोलते रहे। हालांकि उनके शब्दों में भिन्नता थी, लेकिन वे जो कहना चाहते थे उसका अर्थ एक ही था, यानी वे वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर की विशिष्ट इकाइयों में शामिल होना चाहते थे। गोकिजू ने मूल रूप से सभी को एक साथ अभिनय करने के लिए ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन उनकी ऐसी इच्छा देखकर उन्होंने बस इतना कहा, चूंकि ऐसा है इसलिए सभी को अपने अपने तरीके से तितर बितर हो जाना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए।
जो लोग वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर की विशिष्ट इकाइयों में शामिल होना चाहते हैं या जिनके पास अन्य विचार हैं, वे अब जा सकते हैं। बाकी लोग मेरे साथ अभिनय करना जारी रख सकते हैं। ये सुनकर सभी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लेकिन गुकिज्यू और अधिकांश लोगों की सोच के विपरीत अंत में केवल 5 या 6 लोग ही बचे। अन्य लोगों ने केवल इस मानसिकता के साथ सुझाव दिए थे कि सुझाव देने में कुछ खर्च नहीं होता है। यदि उनसे ऐसा करने की वास्तव में अपेक्षा की जाती तो वे अनिच्छुक होते। ऐसा दृश्य देखकर गुकिज्यू भी थोड़ी अचंभित रह गई। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बाकी बचे लोगों को लेकर आगे बढ़ने लगे। एननिंग पहले भी आउटपोस्ट स्टार जा चुकी थी और इस बार जब गुकिज्यू लड़ने के लिए निकली तो वह भी गुकिज्यू के पीछे पीछे गई। जैसे ही समूह आगे बढ़ा, उसने गुकिज्यू और वेई लुओ के बगल में खड़े होकर कहा, हम क्लेन लोगों के छोटे समूहों को खत्म करने और उनकी तकनीक पर कब्जा करने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। कलाइन लोग बर्बर विजेता हैं। अतीत में उन्होंने बड़ी संख्या में सभ्यताओं को नष्ट कर दिया और इन सभ्यताओं से बड़ी मात्रा में प्रौद्योगिकी छीन ली। कलाइन लोगों के पास तकनीकी उपलब्धियों का विशाल भंडार है। अगर हम क्लेन लोगों की एक छोटी संख्या को भी खत्म कर देते हैं तो भी हमें बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। और अभी कुछ देर पहले ही सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता और 50 से अधिक स्टार क्लस्टर स्तर की सभ्यताओं ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। गुकिज्यू थोड़ा हैरान रह गया, उसने संचार चैनलों पर ध्यान नहीं दिया था। अगर आननिंग ने इसका जिक्र न किया होता तो उसे वास्तव में इस मामले के बारे में पता ही नहीं चलता। चूंकि आननिंग को स्थिति की जानकारी थी, इसलिए उसे जाकर इन संयुक्त बयानों को पढ़ने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि क्लेन लोगों के बयान के अलावा अन्य सभ्यताओं के सभी बयान बहुत लंबे चौड़े थे और किसी का भी सिर चकरा सकते थे। उन्होंने आननिंग से बस इतना पूछा, इस संयुक्त बयान में क्या कहा गया है? एननिंग मुस्कुराया और बोला, सुपर गॉड रैंक योद्धा को एफ रैंक कॉस्मिक लेवल तक विकसित करने के लिए संसाधनों का पूरा सेट प्राप्त करने के लिए आपको केवल एक क्लेन व्यक्ति को खत्म करने की आवश्यकता है। सभी लोग एफ रैंक के ब्रह्मांड स्तरीय विशेषज्ञ थे और वे सभी बहुत अच्छी तरह से जानते थे एक सुपर गॉड रैंक योद्धा को एफ रैंक कॉस्मिक लेवल तक पहुंचने में कितने संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये बहुत बढ़िया था, केवल एक क्लेन व्यक्ति को मारकर इतने सारे संसाधन प्राप्त किए जा सकते थे। यदि इन संसाधनों का सही ढंग से उपयोग किया जाए तो इनका व्यापक प्रभाव हो सकता है। संसाधनों के एक समूह का मतलब था कि जल्द ही किसी के गुट में एक अतिरिक्त एफ रैंक का ब्रह्मांड स्तरीय विशेषज्ञ शामिल हो जाएगा। जैसे ही काफी लोग प्रलोभन में पड़ने लगे, गुकिज्यू ने अपना हाथ उठाकर सभी को सतर्क रहने का संकेत दिया। उनकी मानसिक ऊर्जा गुकिज्यू जितनी मजबूत नहीं थी, इसलिए उन्होंने अभी तक कुछ भी पता नहीं लगाया था। लेकिन गुकिज्यू की मानसिक ऊर्जा ने पहले ही एक ऐसे ग्रह को देख लिया था जो लगभग पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका था। पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवित प्राणियों, जिनमें मनुष्य भी शामिल थे, का नरसंहार कर दिया गया था। क्लेन जनजाति अत्यंत क्रूर है। इस ग्रह पर मूल्यवान संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी ये तबाह हो गया था। सामान्य परिस्थितियों में यदि किसी ग्रह में उच्च मूल्य वाले संसाधनों की कमी हो तो अंतरिक्ष के समुद्री डाकू भी उस पर ध्यान नहीं देंगे। हालांकि ये क्लेन लोग विशेष रूप से वध का आनंद लेते हैं और हत्या करने में प्रसन्न होते हैं, इसलिए उच्च मूल्य वाले संसाधनों के अभाव में भी वे लोग इस स्थान पर आते रहे। इतना ही नहीं, इस ग्रह के लोग इतने कमजोर थे कि उनके पास अर्धदेवता भी नहीं थे। इस प्रकार वे क्लेन लोगों के 5वें दर्जे के नागरिक होने के भी योग्य नहीं थे। गुकिज्यू सभी को इस ग्रह पर लेकर आई थी, न कि उनकी बदकिस्मती देखने के लिए। इनमें से कुछ भविष्य में किसी समय गिर भी सकते हैं। गुकिज्यू सबको यहाँ इसलिए लेकर आई थी क्योंकि यहाँ क्लेन लोगों का एक अड्डा निर्माणाधीन था। हालांकि क्लेन लोग रक्तपिपासु और क्रूर हैं, लेकिन वे जनजाति योद्धा हैं। वे न केवल बहादुर और युद्ध कौशल में निपुण हैं, बल्कि सभी प्रकार की रणनीतियों का उपयोग करने में भी माहिर हैं। गुकिज्यू और उसके समूह के आगमन का पता क्लेन लोगों को तुरंत चल गया। गुकिज्यू और उनके साथियों को देखकर क्लेन के ये लोग बेहद उत्साहित हो गए। बिना किसी झिझक के उन्होंने तुरंत विभिन्न बख्तरबंद वाहनों को संचालित किया और समूह की ओर धावा बोल दिया। गुकिज्यू ने सभी से ये भी कहा, अपने आसपास नजर रखें, इन क्लेन लोगों को भागने न दें। यह आदेश सुनकर वेई लुओ और अन्य लोग अवाक रह गए, क्योंकि उन्होंने जो सुना वह भाइयों हमला करो या भाइयों मेरे पीछे आओ नहीं था। इसके बजाय सभी को उसके पास खड़े होकर उसकी रक्षा करने के लिए कहा गया था, क्योंकि वह अकेले ही इन क्लेन लोगों से लड़ने का इरादा रखता था। गर्जन, आकाश और पृथ्वी को हिला देने वाली एक अजगर की दहाड़ गूंजी और गुकिज्यू का रूप तुरंत बदल गया। जब उसने अपना दूसरा युद्ध रूप आधा ड्रैगन रूपांतरण धारण किया तो सभी को कुछ हद तक समझ में आ गया कि उन्हें समर्थन प्रदान करने के लिए क्यों कहा गया था। हमला करने वाले कई क्लेन लोग भी थोड़े हैरान रह गए। क्या यह आदमी पागल है? क्या वह सचमुच हमारी ओर सीधा हमला करने आ रहा है? ब्रह्मांड में कुख्यात विजेता और सभ्यता विनाशक के रूप में क्लेन लोगों ने ज्यादातर भागने वालों की पीठ ही देखी। उन पर सक्रिय रूप से हमला करने का साहस दिखाने वाले जीव बहुत दुर्लभ थे।
वूश। जबकि क्लेन जनजाति के कई योद्धा अब भी इस बात से हैरान थे कि गोकिजू ने हमला करने की हिम्मत क्यों की। गोकिजू के हाथ में मौजूद रक्त भाला अचानक ही आगे बढ़ गया था। पफ, एक खूनी छाया आकाश को चीरती हुई गुजरी और निकटतम क्लेन पीपल योद्धा अपने नैनोमेका के साथ एक ही मुठभेड़ में गोकिजू के रक्त भाले से वह बुरी तरह घायल हो गया था। उसे मार डालो, उसका सिर मरोड़ दो। अपने साथी की मौत ने क्लेन लोगों को अत्यधिक आक्रोश में डाल दिया। बूम, क्लेन जनजाति के सभी योद्धाओं ने व्यर्थ की बातें करना बंद कर दिया और भारी संख्या में सैनिकों तोप के चारे से गोकिजू पर बमबारी शुरू कर दी। बज़, गोकिजू के चारों ओर एक शक्तिशाली राक्षसी शक्ति अवरोध तुरंत प्रकट हो गया। भीषण तोपखाने की गोलाबारी भी उसकी राक्षसी शक्ति की बाधा को जरा भी नहीं हिला सकी। हालांकि जब गोकिजू चारों ओर नरसंहार कर रहा था, तब उसने सतर्कतापूर्वक खतरे की आशंका को भी भांप लिया। यहां तक कि तार्कीय स्तर की सभ्यताओं के युद्ध क्षेत्रों में भी स्नाइपर राइफलों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन कुछ उन्नत स्नाइपर राइफलें भी थीं जो अंतरतार्कीय युद्ध क्षेत्रों में भी शानदार प्रदर्शन कर सकती थीं। क्लेन पीपुल्स के अड्डे के अंदर डार्क एनर्जी का उपयोग करने वाली एक एंटी मटीरियल स्नाइपर राइफल ने पहले ही गोकिजू को निशाना बना लिया था। इस प्रकार की स्नाइपर राइफल की संरचना सरल होती है, लेकिन इसके निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री और ऊर्जा रूपांतरण में अत्यंत उच्च तकनीकी तत्व मौजूद होते हैं। टकराना, एक धीमी सी आवाज के साथ अविश्वसनीय रूप से तेज गति से चलने वाली डार्क एनर्जी की गोली तेजी से गोकिजू की ओर बढ़ी। दरार, गोकिजू की अभेद्य राक्षसी शक्ति की बाधा इस केंद्रित अंधकार ऊर्जा के गोले से पल भर में चकनाचूर हो गई। हालांकि गोकिजू पहले से ही तैयार था, उसकी राक्षसी शक्ति की बाधा टूटने से पहले ही वह उस स्थान से गायब हो गया था। इस डार्क एनर्जी बुलेट से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इसने तुरंत उसके पीछे मौजूद एफ रैंक के ब्रह्मांड स्तरीय विशेषज्ञ को मार डाला। घटनाक्रम के अचानक हुए इस मोड़ ने सभी को बेहद घबरा दिया। सभी लोग ये भी समझ गए थे कि गोकिजू उन्हें सतर्क रहने के लिए क्यों कह रही थी। हालांकि गोकिजू सामने मौजूद क्लेन लोगों को संभाल सकती थी, फिर भी अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती थीं। जब गोकिजू का शरीर दोबारा प्रकट हुआ, तब तक वह शून्य क्षेत्र को चकनाचूर कर चुका था और क्लेन लोगों के सबसे कुशल निशानेबाज के सामने प्रकट हो चुका था। दरार, कुशल निशानेबाज के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसका गला कुचल दिया गया। उसके हाथ में मौजूद डार्क एनर्जी स्नाइपर राइफल गोकिजू ने छीन ली थी। ये स्पष्ट रूप से एक बेहतरीन वस्तु थी, जो एक ही शॉट में एफ रैंक के ब्रह्मांड स्तरीय विशेषज्ञ को मार गिराने में सक्षम थी। न तो अनंत साम्राज्य और न ही वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के पास ऐसी तकनीक मौजूद थी। इस व्यक्ति को मारने के बाद गोकिजू ने क्लेन पीपुल्स के अड्डे से बड़ी संख्या में मिश्र धातु के बक्से अनायास ही एकत्र कर लिए। जब तक कुछ क्लेन लोग अंतरिक्ष को चीरते हुए पहुंचे, तब तक गोकिजू द्वारा उनका अड्डा पहले ही खाली कर दिया गया था। हालांकि गोकिजू को भी नहीं पता था कि उन मिश्र धातु के बक्सों के अंदर क्या था। क्लेन जनजाति के नेता को पहले ही गोकिजू की अपार शक्ति का एहसास हो चुका था। उसने साथ ही गोकिजू पर हमला किया और एक आदेश जारी किया, तत्काल सहायता का अनुरोध करें। लॉर्ड कीन्स से ई रैंक के ब्रह्मांड स्तरीय विशेषज्ञों की एक टीम भेजने का अनुरोध करें। उनके अनुमान के अनुसार गोकिजू अपने अर्ध ड्रैगन रूपांतरण में पहले से ही ई रैंक के बराबर युद्ध शक्ति रखता था। गोकिजू का स्वाभाविक रूप से क्लेन लोगों के ई रैंक कॉस्मिक लेवल योद्धाओं से लड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसका मूल उद्देश्य इस अड्डे को पूरी तरह से नष्ट करना था। लेकिन अब जब उसे लाभ मिल गया था, तो वह अस्थायी रूप से जा सकता था। वह क्लेन लोगों की तकनीक पर शोध और विश्लेषण करने के बाद अपनी अगली चाल पर विचार करेगा। जब गोकिजू जाना चाहता था, तो स्वाभाविक रूप से ये क्लेन लोग उसे जाने नहीं देना चाहते थे। हालांकि ये मामूली झींगा सैनिक और केकड़ा सेनापति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। अपने रक्त भाले को लहराते हुए उसने आक्रमण किया और हत्या कर दी। क्लेन लोगों के अंतरिक्ष यान के पास से गुजरते समय भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने सीधे क्लेन लोगों के अंतरिक्ष यान को अनंत इंजन के गोदाम में एकत्र कर लिया। इस दृश्य को देखकर क्लेन परिवार के कई लोग पूरी तरह से अचंभित रह गए। वे जीवन भर डाकू रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें एक और भी अधिक दुर्जय डाकू ने लूट लिया। न केवल उनके अड्डे को गोकिजू ने खाली कर दिया था, यहाँ तक कि उनका अंतरिक्ष यान भी गोकिजू द्वारा लापरवाही से ले जाया गया था। जब गोकिजू लड़ते हुए पीछे हटने लगी, तब तक आन निंग और वेई लुओ का समूह इस ग्रह को छोड़ चुका था। सबके सामने स्थित शून्य लोक अचानक चकनाचूर हो गया। गोकिजू और सम्राट का अंतरिक्ष यान भी सबके सामने प्रकट हो गए। हालांकि इस बार उन्होंने एक व्यक्ति को खोया, लेकिन गोकिजू को भारी लाभ हुआ। हालांकि वे गोकिजू के साथ लाभों में हिस्सेदारी नहीं कर सके, लेकिन जानकारी साझा करना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं थी। अंतरिक्ष यान पर पहुंचते ही वेई लुओ ने कई क्लेन लोगों के शव अंतरिक्ष यान पर फेंक दिए। उसी समय उसने गोकिजू से कहा, महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, क्या मुझे इन क्लेन लोगों के शवों का विच्छेदन करना चाहिए?
वह स्पष्ट रूप से क्लेन लोगों की स्थिति का गहन शोध करना चाहता था ताकि इस विशेष शत्रु का बेहतर ढंग से मुकाबला किया जा सके। गोकिजुए को यह उम्मीद नहीं थी कि वेई लुओ उन क्लेन लोगों को वापस जीवित कर देगा जिन्हें उसने मारा था। उन्होंने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, आप कर सकते हैं। बोलने के बाद उन्होंने आगे कहा, अगले चरण में एनिंग अंतरिक्ष यान का संचालन करेगी। मुझे क्लेन लोगों की तकनीक पर शोध करने की आवश्यकता है। सम्राट स्टारशिप को चलाना कोई कठिन काम नहीं था। अंतरिक्ष यान के प्रकाश मस्तिष्क में शक्तिशाली बुद्धिमत्ता थी। अंतरिक्ष यान के पायलटों को केवल महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने की आवश्यकता थी, उन्हें मैन्युअल रूप से पायलट करने की आवश्यकता नहीं थी। बेशक मैन्युअल पायलट करना भी संभव था, लेकिन कम से कम एनिंग तो ऐसा नहीं करती। सम्राट स्टारशिप कप्तान का प्रशिक्षण कक्ष। गुकिजू ने क्लेन लोगों के सभी तकनीकी बक्से निकाल लिए। उन्हें इस बात की थोड़ी जिज्ञासा थी कि क्लेन लोगों ने इन बक्सों में क्या रखा था। इन बक्सों को स्थानिक पासवर्ड लॉक से सुरक्षित किया गया था, जिससे इन्हें सीधे खोलना असंभव था। हालांकि गुकिजू के लिए यह बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं थी। उसने सीधे अनंत इंजन को आदेश दिया, इन बक्सों को खोलने में मेरी मदद करो। गुकिजू का आदेश सुनते ही अनंत इंजन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। स्थानिक पासवर्ड डिक्रिप्शन प्रगति पर है, 1%, 0.5%, 0.100%। डिक्रिप्शन पूरा हुआ, तकनीकी उपकरण बॉक्स खोला गया। जैसे ही अनंत इंजन ने संकेत प्रदर्शित किया, गुकिजू की आंखों के सामने एक तकनीकी उत्पाद प्रकट हुआ। इस तकनीकी उपकरण के डिब्बे के अंदर एक पवित्र संदूक था। क्लेन होली आर्क सुपर स्टार क्लस्टर स्तर की सभ्यता का तकनीकी उत्पाद। कार्य 1, क्लेन लोगों और अधिकांश अन्य जीवों को 100,000 वर्ष या उससे अधिक समय तक शीत निद्रा में रहने की अनुमति देता है। कार्य 2, जैविक संशोधन, अधिकांश जीवों को अर्जित जीवों में परिवर्तित करना। क्लेन लोग। अनंत इंजन के संकेत को देखते ही गुकिजू को क्लेन लोगों की तकनीक की गहरी समझ प्राप्त हो गई। ये क्लेन लोग वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे। उनका क्लेन होली आर्क एक ऐसी तकनीक थी जो वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर की तकनीक से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। इस पवित्र संदूक को प्राप्त करने के बाद गुकिजू को यह नहीं पता था कि इसका उपयोग किस लिए किया जाए। उन्हें स्पष्ट रूप से क्लेन पीपल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, न ही उन्हें शीत निद्रा में जाने की आवश्यकता थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने अनंत इंजन से पूछा, क्या इस तकनीकी उपकरण को मेरी ज़रूरतों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है? अनंत इंजन का उपयोग करके क्लेन होली आर्क को एक निश्चित सीमा तक संशोधित किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से मान के अनुसार नहीं। क्लेन होली आर्क की तकनीकी सामग्री स्पष्ट रूप से अभी भी बहुत उच्च स्तर की थी। आमतौर पर त्रुटिहीन रहने वाला अनंत इंजन वास्तव में इस उपकरण को अपनी इच्छानुसार संशोधित करने में असमर्थ था। बेशक ऐसा भी हो सकता है कि अनंत इंजन इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त न हो, या एक ही क्लेन होली आर्क को ही इच्छानुसार संशोधित न किया जा सके। गुकिजू ने आगे पूछा, क्लेन होली आर्क में किस प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं? उनकी पूछताछ के बाद अनंत इंजन ने तुरंत जवाब दे दिया, क्लाइन होली आर्क के जैविक संशोधन कार्य को हटाया जा सकता है और क्लाइन होली आर्क को हाइबरनेशन एवोल्यूशन पॉड में परिवर्तित किया जा सकता है। गुकिजू इस अपग्रेड और संशोधन से काफी संतुष्ट थी। कई जीव अपनी प्रारंभिक प्रजाति के कारण अपूर्ण होते हैं। हाइबरनेशन एवोल्यूशन पॉड में वे निश्चित रूप से अधिक परिपूर्णता से विकसित हो सकते हैं। हालांकि हाइबरनेशन एवोल्यूशन पॉड को संशोधित करने के लिए आवश्यक संसाधनों और इसके उपयोग में लगने वाली ऊर्जा खपत को देखने के बाद गुकिजू फिर से हिचकिचाया। हाइबरनेशन एवोल्यूशन पॉड को शक्ति के लिए एफ रैंक ऊर्जा पत्थरों की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि एफ रैंक ब्रह्मांड स्तरीय विशेषज्ञ के क्रिस्टल कोर की आवश्यकता थी। प्रत्येक उपयोग के लिए एफ रैंक के ब्रह्मांड स्तरीय विशेषज्ञ को समाप्त करना और उनके क्रिस्टल कोर को लूटना आवश्यक था। ये देखते हुए कि स्टार क्लस्टर अलायंस के कई सदस्य वर्तमान में क्लेन लोगों के साथ युद्ध में हैं और भविष्य में क्रिस्टल कोर आसानी से प्राप्त किए जा सकेंगे, गुकिजू ने फिर भी एक शीत निद्रा विकास पॉड बनाने का फैसला किया। एक हाइबरनेशन एवोल्यूशन पॉड बनाएं। उसके आदेश देते ही अनंत इंजन तुरंत काम करने लगा। क्लेन लोगों का पवित्र संदूक तेजी से गायब हो गया और उसे जिस शीत निद्रा विकास पॉड की आवश्यकता थी उसे सावधानीपूर्वक तैयार किया जा रहा था। जब अनंत इंजन हाइबरनेशन एवोल्यूशन पॉड का निर्माण कर रहा था, उसी दौरान गुकिजू अन्य तकनीकी उपकरण बॉक्स खोलने के लिए भी अनंत इंजन का उपयोग कर रही थी। ये प्रक्रिया अपेक्षाकृत सुचारू थी। क्लेन लोगों के पास स्थानिक पासवर्ड के क्षेत्र में कोई विशिष्ट विशेषज्ञता नहीं थी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पासवर्ड को क्रैक करने की अनंत इंजन की क्षमता भी बहुत शक्तिशाली थी। इन दोनों कारकों को ध्यान में रखते हुए गुकिजू ने तुरंत दूसरा तकनीकी उपकरण बॉक्स खोला। इस तकनीकी उपकरण बॉक्स में एक दूसरा क्लेन होली आर्क प्रकट हुआ। उसका पवित्र संदूक में और संशोधन करने का कोई इरादा नहीं था और उसने इसे वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर को सौंपने की योजना बनाई थी। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर और क्लेन लोग कुछ समय से युद्ध में थे। उसने सोचा कि क्या वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के अन्य सदस्यों ने क्लेन लोगों से पवित्र संदूक छीन लिए थे।
इसके बाद गू किज्यू ने अनंत इंजन का उपयोग करते हुए तीसरे तकनीकी उपकरण बॉक्स को खोला। यह क्या है? तकनीकी उपकरणों का डिब्बा खोलने के बाद गू किज्यू ने कई विशेष रूप से बनाए गए खाली जार देखे। उसे नहीं पता था कि इन खाली जारों में क्या है। पहली नज़र में तो वे खाली ही लग रहे थे, मानो उनमें कुछ भी न हो। लेकिन जब इन्हें हाथ में लिया जाता था तो इनका वजन काफ़ी अधिक होता था। डार्क एनर्जी रूपांतरण जार एक सरल उपकरण जो डार्क एनर्जी को उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग डार्क एनर्जी हथियारों के साथ किया जाता है। डार्क एनर्जी पारंपरिक ऊर्जा से अलग है और इसका सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि डार्क एनर्जी हथियारों को भी इस्तेमाल करने से पहले डार्क एनर्जी के कुछ रूपांतरण की आवश्यकता होती है। अनंत साम्राज्य के पास पहले कोई डार्क एनर्जी हथियार नहीं थे, लेकिन कुछ समय पहले ही उसने एक डार्क एनर्जी एंटी मटीरियल स्नाइपर राइफल प्राप्त कर ली। इन डार्क एनर्जी कन्वर्जन जस की मदद से वह हथियार निश्चित रूप से लंबे समय तक इस्तेमाल करने योग्य रहेगा। गू किज्यू ने डार्क एनर्जी एंटी मटीरियल स्नाइपर राइफल निकाली और देखा कि उसके ऊर्जा भंडारण उपकरण में वास्तव में एक डार्क एनर्जी रूपांतरण जार मौजूद था। क्लेन जनजाति के बचे हुए कुछ मिश्र धातु प्रौद्योगिकी उपकरण बक्सों को गू किज्यू ने एक एक करके खोला। क्लेन लोगों ने अनगिनत युगों तक ब्रह्मांड में लूटपाट की थी और उनके पास कई अच्छी चीजें थीं। इन तकनीकी उपकरण बॉक्सों ने गू किज्यू को निराश नहीं किया। पवित्र संदूकों और डार्क एनर्जी रूपांतरण जारों के अलावा उन्होंने एक डार्क मैटर कन्वर्टर भी प्राप्त किया। इसके अलावा उसने एक एंटीमैटर बम भी हासिल कर लिया था। जब प्रतिपदार्थ और पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। अनंत इंजन के विश्लेषण के अनुसार यह एंटीमैटर बम साधारण ई रैंक ब्रह्मांड स्तर के विशेषज्ञ को भी मार सकता है। हालांकि यह फसल गू किज्यू की पिछली अपार उपलब्धियों के बराबर नहीं है, फिर भी इसे अपेक्षाकृत पर्याप्त माना जा सकता है। क्लेन लोगों के इन सभी तकनीकी उत्पादों को एकत्र करने के बाद गू किज्यू ने वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के संचालन विभाग से संचार अनुरोध किया। उनकी संचार अनुरोध को तुरंत कनेक्ट कर दिया गया। असल में ये सिर्फ एक सामान्य संचार अनुरोध था, लेकिन गू किज्यू ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर की महिला राष्ट्राध्यक्ष सेलिसब्री और 5 उपराष्ट्राध्यक्ष संयोगवश संचालन विभाग का निरीक्षण कर रही थीं। जब उन्होंने ऑपरेशन विभाग के ऑपरेटर से संपर्क किया तो सेलिसब्री और अन्य लोगों ने इसे संयोगवश देख लिया। इसके बाद सेलिसब्री पास ही रुक गया, ये जानने के लिए कि उसे क्या कहना है। हान सेन और अन्य 5 उपराष्ट्राध्यक्षों ने भी ऐसा ही किया। सभी लोग बड़ी उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे, ये सोचकर कि इस समय उसे कौन सी खबर देनी है। गू किज्यू ने सेलिसब्री और अन्य लोगों को निराश नहीं किया। संचार स्थापित करने के बाद उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। मुझे क्लेन लोगों का पवित्र संदूक प्राप्त हो गया है। अगर संचालन विभाग को इसकी जरूरत होगी तो वे इसके लिए मेरे पास आ सकते हैं। बोलते बोलते उसने अपने अंतरिक्षीय उपकरण से एक पवित्र संदूक निकाला। सेलिसब्री और हान सेन सहित 5 उपराष्ट्राध्यक्ष शुरू में तो वे सिर्फ इस बात को लेकर उत्सुक थे कि गू किज्यू क्या रिपोर्ट कर रही थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से गू किज्यू की इतनी क्षमता की उम्मीद नहीं की थी। वह भी हाल ही में युद्ध के मैदान में उतरा था, फिर भी उसने पहले ही एक क्लेन आग पर कब्जा कर लिया था। सेलिसब्री तुरंत आगे बढ़े और गू किज्यू से बातचीत शुरू कर दी। उसने गू किज्यू की ओर देखा और पूछा, क्या आपने क्लेन पीपुल्स आग का अध्ययन किया है? क्या ये नाव क्षतिग्रस्त है या अब सही सलामत है? गू किज्यू ने गंभीरता से उत्तर दिया, महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, मैंने क्लेन पीपुल्स आग का संक्षिप्त अध्ययन किया है। मेरे शोध के अनुसार मैंने पाया कि क्लेन लोगों के जहाज के 2 कार्य हैं। इसका एक उद्देश्य क्लेन लोगों और अधिकांश जीवों को दीर्घकालिक शीत निद्रा में डालना है। दूसरा कार्य अधिकांश जीवों को क्लेन लोगों में परिवर्तित करना है। जहां तक मेरे हाथ में मौजूद संदूक की बात है, वह पूरी तरह सुरक्षित है और उसे किसी भी समय अध्ययन के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग में भेजा जा सकता है। उनके भाषण समाप्त होने के बाद सेलिसब्री बहुत संतुष्ट थे। महिला राष्ट्राध्यक्ष ने बिना किसी संकोच के प्रशंसा करते हुए कहा, विस्काउंट गू किज्यू, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपके गुणों को वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर की पुण्य पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा। कलाइन आग के अलावा क्या आपको कोई और लाभ हुआ है? गू किज्यू ने एक पल सोचा और अन्य चीजें न निकालने का फैसला किया। हालांकि इन वस्तुओं को जमा करने से उसे पुण्य प्राप्त होगा। वह स्वयं भी इन वस्तुओं का उपयोग कर सकता था और वे बहुत उपयोगी थीं। चूंकि ऐसी स्थिति थी, इसलिए उन्हें सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गू किज्यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, कलाइन आग के अलावा मैं कलाइन लोगों के अवशेष भी ले गया। मेरे अंतरिक्ष यान में चालक दल के सदस्य इन अवशेषों का विच्छेदन और अध्ययन कर रहे हैं। क्या तारा समूह वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग को उनकी आवश्यकता है? उसने सोचा कि वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग को शायद इन क्लेन लोगों के शवों की आवश्यकता नहीं होगी। इस बार उनका अनुमान सही निकला और सेलिसब्री ने तुरंत कहा, वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग आपसे जल्द संपर्क करने के लिए एक अंतरिक्ष यान भेजेगा।
आप क्लेन आग को वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के लोगों को दे सकते हैं। क्या आपकी कोई और विनती है? चून की राष्ट्राध्यक्ष ने ऐसा करने के लिए कहा था, इसलिए गु किज्यू उसके साथ विनम्रता से पेश नहीं आएगी। उन्होंने सीधे कहा, महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, क्या मेरे लिए अभी कमान संभालने के लिए विशिष्ट लड़ाकू टुकड़ियां उपलब्ध हैं? इस सवाल ने सैलिसबरी को असमंजस में डाल दिया। सामान्यतः वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर समय के साथ धीरे धीरे कुलीन विस्काउंटों को विशिष्ट लड़ाकू सैनिकों की तैनाती करता था। हालांकि गु किज्यू को कुलीन उपाधि मिलने के कुछ ही समय बाद वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर में एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। इस समय वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के पास वास्तव में गु किज्यू को कमान सौंपने के लिए कोई भी विशिष्ट लड़ाकू सैनिक उपलब्ध नहीं थे। कुछ विचार विमर्श के बाद भी सैलिसबरी ने कहा, फिलहाल हम आपको बड़ी संख्या में विशिष्ट लड़ाकू सैनिक आवंटित नहीं कर सकते। हालांकि हम आपको नियमित लड़ाकू सैनिकों की कमान संभालने की अनुमति दे सकते हैं। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के पास सीमित विशिष्ट बल थे, लेकिन नियमित लड़ाकू सैनिकों की कमी नहीं थी। हालांकि गु किज्यू कुलीन सैनिकों की कमान संभालना चाहता था, लेकिन चूंकि उसे कुलीन लड़ाकू सैनिक नहीं मिल सके, इसलिए नियमित लड़ाकू सैनिकों की कमान संभालना भी पर्याप्त होगा। फिलहाल वह दिखावटी तौर पर वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के प्रथम श्रेणी के विस्काउंट नोबल थे, लेकिन वास्तविकता में उनके पास 100 से भी कम लोग थे जिनकी वह कमान संभाल सकते थे। क्लेन लोगों के खिलाफ युद्ध के मैदान में एफ रैंक कॉस्मिक लेवल से नीचे के योद्धा युद्ध में भाग लेने के योग्य नहीं थे। वे मूलतः युद्ध के मैदान में तोप का चारा थे। यहाँ तक कि अर्जित भी क्लेन लोगों द्वारा संशोधित किए गए क्लेन लोग कम से कम समय में एफ रैंक कॉस्मिक लेवल तक पहुंच जाएंगे। एफ रैंक के कॉस्मिक वॉरियर बनने के बाद ही वे आधिकारिक तौर पर युद्ध के मैदान में प्रवेश करके लड़ाई में भाग ले सकते थे। गु किज्यू का सैलिसबरी से संवाद समाप्त होने के तुरंत बाद उन्हें एक नया संचार अनुरोध प्राप्त हुआ। जिसने उससे संचार का अनुरोध शुरू किया था वह ब्लैकस्टोन लीजन था, जो वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर की नियमित लड़ाकू इकाइयों में से एक है। ब्लैकस्टोन लीजन का एक लंबा इतिहास है, इसकी संख्या लगभग 10 लाख है और ये सभी एफ रैंक के कॉस्मिक वॉरियर हैं। हालांकि ये व्यक्ति कुलीन वर्ग के नहीं थे, या उनमें कुछ कमियां थीं और वे वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर की कुलीन सेना बनने के लिए चयन प्रक्रिया में असफल रहे। गु किज्यू ने ब्लैकस्टोन लीजन के संचार अनुरोध को स्वीकार किया और एक चौकोर चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा। उसके चेहरे पर कई भयानक निशान थे, कुछ पुराने, कुछ हाल ही में लगे हुए और अभी भी ठीक हो रहे थे। गु किज्यू को देखते ही दूसरे पक्ष ने पहल करते हुए कहा, महामहिम कमांडर, मैं वेब हूँ, ब्लैकस्टोन लीजन का लीजन कमांडर। अपना परिचय देने के बाद वेब ने आगे बढ़ते हुए अपने बगल में बैठे व्यक्ति का परिचय गु किज्यू से कराया। यह लॉर्ड है, ब्लैकस्टोन लीजन का वाइस लीजन कमांडर। हमें ऑपरेशन विभाग से आदेश प्राप्त हुए हैं कि हम अपनी सभी आगामी कार्रवाइयों के लिए कमांडर गु के आदेशों का पालन करें। वेब द्वारा अपना परिचय समाप्त करने के बाद वह और अलोद दोनों ने गु किज्यू की ओर देखा। गु किज्यू की वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी और दोनों ने उन्हें वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के नायक के रूप में स्वीकार किया। हालांकि वह कमांडर बनने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। एफ रैंक की सेना की तो बात ही छोड़िए, गु किज्यू के पास अतीत में सुपर गॉड रैंक की सेनाओं की कमान संभालने का बहुत कम रिकॉर्ड था। इससे वेबर और अलोद दोनों को गु किज्यू की क्षमता पर कुछ संदेह होने लगा। गु किज्यू को नहीं पता था कि वेबर और अलोड क्या सोच रहे हैं, और अगर उसे पता भी होता तो उसे परवाह नहीं होती। उसने उन दोनों की ओर देखा और कहा, अब ब्लैकस्टोन लीजन के सभी लोगों को मेरे बताए गए स्थान पर मिलने के लिए ले आओ। ये सुनकर वेबर ने तुरंत कहा, हाँ। बोलने के बाद उन्होंने आगे कहा, महामहिम कमांडर, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? गु किज्यू ने अनायास ही कहा, क्या बात है? वेबर ने भौहें चढ़ाकर कहा, आप ब्लैकस्टोन लीजन को अपनी स्थिति छोड़कर महामहिम कमांडर के स्थान पर एकत्रित होने के लिए क्यों कह रहे हैं? बेशक गु किज्यू के पास उन्हें बुलाने के अपने कारण थे। ब्लैकस्टोन लीजन की स्थिति युद्ध क्षेत्र के पिछले हिस्से में स्थित है। थोड़े समय में उस क्षेत्र में कोई लड़ाई नहीं होगी। यदि युद्ध होता भी है तो ब्लैकस्टोन लीजन को उसमें भाग लेने का अवसर नहीं मिलेगा। चूंकि ब्लैकस्टोन लीजन निकट भविष्य में मेरे अधीन रहेगा, इसलिए मैं ब्लैकस्टोन लीजन को युद्ध से बचने नहीं दूंगा। मेरे नेतृत्व में ब्लैकस्टोन लीजन इस युद्ध क्षेत्र में अपने हितों को अधिकतम करने का प्रयास करेगा। गु किज्यू के विपरीत वेबर और अलोद कुछ हद तक निराशावादी थे। हालांकि ब्लैकस्टोन लीजन ने क्लेन लोगों से लड़ाई नहीं की थी, लेकिन वेबर और अलोड दोनों ने की थी। परिणामस्वरूप जिन विशेष कार्रवाई टीमों में उन्होंने भाग लिया, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। वेबर अपनी विशेष कार्रवाई टीम में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो युद्ध के मैदान से सफलतापूर्वक पीछे हट सका। क्लेन जनजाति के योद्धाओं की ताकत को देखते हुए वेबर और एलोद ब्लैकस्टोन लीजन का नेतृत्व करते हुए उनसे सीधे मुकाबला करने से हिचकिचा रहे थे। उन्हें ब्लैकस्टोन लीजन में शीर्ष शक्ति के रूप में माना जाता था, लेकिन ब्लैकस्टोन लीजन का अधिकांश हिस्सा कमजोर व्यक्तियों से बना था।
हालांकि चूंकि गू किज्यू ने आदेश दिया था, इसलिए उनके पास उसके आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ब्लैकस्टोन लीजन के 200 से अधिक अंतरिक्ष यान तुरंत सक्रिय हो गए और तेजी से आकाश में उड़ान भरने लगे। अंतरिक्ष में छलांग लगाने वाला उपकरण भी बहुत कम समय में परिचालन स्थिति में आ गया। ब्लैकस्टोन लीजन के अंतरिक्ष यानों ने तेजी से अंतरिक्ष छलांग लगाना शुरू कर दिया और गू किज्यू के स्थानिक निर्देशांकों की ओर बढ़ने लगे। एक के बाद एक अंतरिक्ष यानों ने ब्रह्मांडीय शून्य क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी। थोड़े ही समय में 200 से अधिक अंतरिक्ष यान गायब हो गए। कई अंतरिक्ष छलांगों के बाद विशाल बेड़ा उस स्थान पर पहुंचा जहां गू किज्यू तैनात थी। इस समय तक सम्राट अंतरिक्ष यान एक ग्रह पर डॉक कर चुका था। इस तारों भरे आकाश में प्रकट होने के बाद ब्लैकस्टोन लीजन के अंतरिक्ष यान भी इस ग्रह में प्रवेश कर गए, जिसमें कोई वायुमंडल नहीं था और जो बेहद ठंडा और निर्जन था। यह एक निर्जीव ग्रह था, इसलिए वे यहाँ जो कुछ भी करते उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 200 से अधिक अंतरिक्ष यान ठंडे ग्रह पर उतरे और ब्लैकस्टोन लीजन के 10 लाख से अधिक लड़ाकू सैनिक एक के बाद एक इन अंतरिक्ष यानों से उतरे। अंतरिक्ष यान दूर से देखने पर अविश्वसनीय रूप से छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता में अंतरिक्ष यान विशाल होते हैं और बड़ी संख्या में कर्मियों और सामग्रियों को ले जा सकते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले कई अंतरिक्ष यान विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर रूपांतरित और समायोजित भी हो सकते हैं। महज कुछ ही क्षणों में 10 लाख से अधिक एफ रैंक के कॉस्मिक वॉरियर्स स्टील के भाले की तरह गू किज्यू के सामने खड़े हो गए। उन्होंने एक त्रिआयामी संरचना अपनाई जिसमें हवाई और जमीनी इकाइयों को मिलाकर अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया था। ब्लैकस्टोन लीजन के योद्धा आकाश और जमीन दोनों जगह व्यवस्थित रूप से खड़े थे, गू किज्यू के संबोधन की प्रतीक्षा कर रहे थे। गू किज्यू ने भीड़ से ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने ब्लैकस्टोन लीजन में मौजूद सभी लोगों को देखा और अपनी आवाज को प्रखर बनाने के लिए शक्तिशाली ऊर्जा का उपयोग किया, जिससे वह आवाज हर जगह फैल गई। एक संक्षिप्त परिचय। मैं गू किज्यू हूँ, वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर का प्रथम श्रेणी का गौरवशाली विस्काउंट। अब से मैं ब्लैकस्टोन लीजन के कमांडर के रूप में कार्यभार संभालूंगा। युद्ध का अर्थ है मृत्यु। यहाँ तक कि एफ रैंक के कॉस्मिक वॉरियर्स के लिए भी इतने खतरनाक युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए मरना आसान है। हालांकि मैंने सभी को यहाँ इकट्ठा होने का आदेश दिया था और मैं चाहता हूं कि हर कोई युद्ध के मैदान में उतरे और मेरे साथ मिलकर लड़े। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप जिस भी लड़ाई में भाग लेंगे वह गहन जांच और विचार विमर्श के बाद ही शुरू की जाएगी। जिन दुश्मनों का सामना आपको करना पड़ेगा वे निश्चित रूप से ऐसे शक्तिशाली शत्रु नहीं होंगे जो आपको असहाय छोड़ दें। जब गू किज्यू ने यह कहा तो कई लोगों के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ गए। इस स्तर तक धीरे धीरे विकास करते हुए वे युद्ध से अनजान नहीं थे। अगर गू किज्यू ने कुछ निरर्थक बकवास की होती तो वे उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते। हालांकि गू किज्यू ने अब जो कहा वह निस्संदेह केवल युद्ध में निपुण योद्धाओं के पास मौजूद अंतर्दृष्टि थी। हालांकि उन्हें गू किज्यू के पिछले अनुभवों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। कुछ लोगों को पहले से ही यह विश्वास होने लगा था कि गू किज्यू के पास युद्ध में उन्हें आदेश देने की क्षमता हो सकती है। जैसे जैसे भीड़ के भाव धीरे धीरे स्पष्ट होते गए, गू किज्यू ने जारी रखा, वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर हम सबकी मातृभूमि है। अगर हम अपनी सभ्यता के विनाश के बाद बेघर कुत्ते नहीं बनना चाहते तो हमें वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के लिए लड़ना होगा। जिन क्लीन लोगों का हम सामना करने वाले हैं वे सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता और 50 से अधिक स्टार क्लस्टर गठबंधनों के साझा शत्रु हैं। कलाइन लोगों से संपर्क स्थापित करने से हमें खूनी लड़ाइयों के माध्यम से तेजी से विकास करने में मदद मिलेगी। कलाइन जनजाति के हथियार और उपकरण भी बहुत मूल्यवान हैं। हर लड़ाई में जब तक आप जीवित रहते हैं आप युद्ध की लूट और सैन्य योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। ब्लैकस्टोन लीजन द्वारा जब्त की गई सभी लूट का उपयोग लीजन की समग्र शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। बेशक व्यक्ति किसी भी लाभ का 50% हिस्सा अपने पास रख सकते हैं, शेष हिस्सा सामूहिक रूप से प्राप्त होगा। ब्लैकस्टोन लीजन के योद्धा जो युद्ध में मेरा साथ देने को तैयार हैं एक कदम आगे बढ़ें। गू किज्यू के बोलने के बाद वेबर और अलोद आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हिचकिचाए। समूह में मौजूद कई अन्य लोग भी गू किज्यू के शब्दों से पहले ही बहुत प्रभावित हो चुके थे। गू किज्यू की आवाज खत्म होते ही वे आगे बढ़ चुके थे। शेष लोग वेबर और अलोद के समान थे। कुछ क्षण सोचने के बाद वे सभी एक कदम आगे बढ़े। बहुत कम संख्या में ही लोगों ने अपना निर्णय लेने से पहले लंबे समय तक संकोच किया। अंत में 1% से भी कम लोगों को गू किज्यू पर भरोसा नहीं था। गू किज्यू को इन लोगों की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने सीधे सीधे कहा, बाकी सब लोग जा सकते हैं। आप या तो अन्य सेनाओं में शामिल हो सकते हैं या कहीं और जा सकते हैं। बाकी सब लोग जल्दी करो और स्टारशिप एस पर सवार हो जाओ ताकि ब्लैकस्टोन लीजन का पहला युद्ध अभियान शुरू हो सके। गू किज्यू की बुद्धिमत्ता का स्रोत अनंत साम्राज्य के मुख्यालय में स्थित तियानली अनुसंधान संस्थान का अनंत इंजन था। साथ ही अनंत साम्राज्य का चौकी तारा अड्डा और वर्मिलियन बर्ड तारा समूह खुफिया विभाग भी।
जब ब्लैकस्टोन लीजन इकट्ठा हो रहा था तब तक उसने विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित कर ली थी और कुछ आसान लक्ष्य ढूंढ लिए थे। बेशक ये सापेक्षिक था। क्लेन लोगों की ये सेनाएं क्लेन लोगों के जैविक रूप से संशोधित शरीरों से बनी थीं, जिनकी युद्ध क्षमता मूल क्लेन लोगों जितनी मजबूत नहीं थी। गोकिज्यू ने ब्लैकस्टोन लीजन के लिए शुरुआती लड़ाइयों को आसान बनाने की योजना बनाई थी। एक बार जब उनमें आत्मविश्वास बढ़ जाता है और उनकी व्यक्तिगत क्षमता में सुधार होता है तो वे कठिन विरोधियों का सामना कर सकते हैं। अन्यथा क्लेन पीपुल्स की कुलीन सेनाओं में सीधे घुसना एक पत्थर पर अंडा मारने जैसा होगा। हालांकि गोकिज्यू के युद्ध पूर्व लामबंदी ने कई लोगों को बहुत प्रेरित किया था। जैसे जैसे अंतरिक्ष यान एक एक करके ऊपर उठने लगे, फिर भी सभी को अंदर बेचैनी महसूस हो रही थी। गोकिज्यू ने बहुत अच्छी तरह से बात की, लेकिन उसने जो वादे किए थे उन्हें पूरी तरह से लागू किया जा सकेगा या नहीं, यह अभी भी अज्ञात था। इसके अलावा सभी पक्षों से मिली खुफिया जानकारी के अनुसार क्लेन पीपल वॉरियर्स बेहद क्रूर थे। उनके जैविक रूप से संशोधित शरीरों में भी भयावह युद्ध शक्ति थी। क्लेन जनजाति के उन्नत तकनीकी उपकरणों से लैस होने के कारण उनकी व्यक्तिगत और समग्र शक्ति दोनों ही आश्चर्यजनक थीं। जब सभी लोग चिंतित महसूस कर रहे थे, उसी दौरान गोकिज्यू ने आउटपोस्ट स्टार बेस पर जीतियानयुए से संवाद करना शुरू कर दिया। गोकिज्यू को देखते ही जीतियानयुए ने तुरंत प्रणाम किया और पूछा, महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, आपके क्या आदेश हैं? गोकिज्यू ने स्पष्ट रूप से कहा, खर्च की परवाह न करें और जल्दी से एफ रैंक के कॉस्मिक वॉरियर्स का एक बैच प्रशिक्षित करें। सभी संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते वे हमारे लोगों को एफ रैंक कॉस्मिक लेवल तक शीघ्रता से पहुंचने में सक्षम बनाएं। बाद में मैं किसी को भेजकर आपूर्ति और तकनीकी उपकरणों का एक जत्था वापस भिजवाऊंगा ताकि इस मामले में आपकी मदद की जा सके। जैसे ही अनंत साम्राज्य के योद्धा एफ रैंक कॉस्मिक लेवल पर पहुंच जाएं, उन्हें तुरंत आकर मुझसे मिलने के लिए कहें। जीतियानयुए ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गई, यह मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। जीतियानयुए से बातचीत समाप्त करने के बाद उन्होंने संसाधन, विशेष रूप से एडवांस्ड संसाधन, कहाँ से प्राप्त करें इस पर विचार करना शुरू कर दिया। सामग्री, उसके पास पहले से ही कई एफ रैंक क्रिस्टल कोर मौजूद थे और वह निश्चित रूप से जल्द ही और भी कई प्राप्त कर लेगा। जब तक उसके पास एफ रैंक क्रिस्टल कोर थे, वह उनका उपयोग करके एफ रैंक कॉस्मिक लेवल लाइफ फॉर्म बना सकता था। हालांकि ब्लैकस्टोन लीजन को विकसित किया जा सकता था और वह लंबे समय तक उसके अधीन रह सकता था। ये लोग उनके प्रत्यक्ष वंशज नहीं थे। ये कहना अभी मुश्किल है कि भविष्य में वे युद्ध में उनका साथ देंगे या नहीं। चूंकि यही स्थिति थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे ब्लैकस्टोन लीजन को प्रशिक्षित करने के साथ साथ अपनी खुद की प्रत्यक्ष सेना को भी तैयार करना पड़ा। उन्हें ब्लैकस्टोन लीजन के योद्धाओं को बाहरी लोगों से अपने ही लोग बनाने के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। क्लेन लोगों ने सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता का विरोध करने का साहस दिखाया और यहाँ तक कि 50 से अधिक स्टार क्लस्टर स्तर की सभ्यताओं के गठबंधन को भी चुनौती दी, क्योंकि उनमें पर्याप्त आत्मविश्वास था। अपनी वापसी की व्यापक रूप से प्रचारित घोषणा के बाद क्लेन लोगों ने क्लेन गैलेक्सी के चारों ओर केंद्रित होकर सभी दिशाओं में युद्ध क्षेत्र स्थापित किए। वे सबसे वीर योद्धा थे और साथ ही सबसे खूंखार विजेता भी थे। क्लेन लोगों और सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता के बीच युद्ध, साथ ही 50 से अधिक स्टार क्लस्टर स्तर की सभ्यताओं के गठबंधन के बीच युद्ध। अब तक उसे हार की तुलना में अधिक जीत देखने को मिली हैं। उनकी हारी हुई लड़ाइयों का कारण अक्सर जैव संशोधित जीव होते थे, यानी अन्य जैविक संस्थाओं को क्लेन लोगों में परिवर्तित कर दिया गया और इन विशेष क्लेन लोगों को कुछ लड़ाइयों में हार का सामना करना पड़ा। यदि इन अस्थायी क्लेन लोगों द्वारा हारी गई लड़ाइयों को हटा दिया जाए तो सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता और अन्य पक्षों के लिए युद्ध की स्थिति अत्यंत प्रतिकूल है, क्योंकि औसतन हर 20 लड़ाइयों में से सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता और 50 से अधिक स्टार क्लस्टर सभ्यताओं का गठबंधन केवल एक ही लड़ाई जीत सकता था। इतनी भयावह शक्ति के साथ क्लेन लोगों ने स्वाभाविक रूप से आसपास की सभी तारामंडल स्तरीय सभ्यताओं को चुनौती देने का साहस किया। जब गोकिज्यू ने ब्लैकस्टोन लीजन की लड़ाकू इकाइयों का नेतृत्व करते हुए शून्य क्षेत्र से होकर गुजरा, मोर्चे से सभी को केवल बुरी खबरें ही मिल रही थीं। इससे ब्लैकस्टोन लीजन के सदस्य, जो पहले से ही क्लेन लोगों के प्रति बेहद सतर्क थे, उनके प्रति और भी अधिक भयभीत हो गए। कुछ लोगों को तो मन ही मन पछतावा होने लगा कि उन्होंने ब्लैकस्टोन लीजन को पहले क्यों नहीं छोड़ा। अगर वे भी बाकी सब लोगों की तरह ब्लैकस्टोन लीजन छोड़ देते तो क्या वे भी अब इस विपत्ति से बच पाते? गोकिज्यू को सबके मन के विचारों का पता नहीं था। इसी क्षण उसने क्लेन पीपुल्स के तकनीकी उपकरण बॉक्स से प्राप्त एक तकनीकी हथियार निकाला। यह एक अतिचालक अति ऊर्जा मिश्र धातु का धनुष था। इस अतिचालक अति ऊर्जा मिश्र धातु के धनुष को बनाने में प्रयुक्त सामग्री और शिल्प कौशल का वर्णन अनंत शक्ति द्वारा भी नहीं किया जा सकता था। हालांकि इस हथियार का इस्तेमाल करने का तरीका बेहद सरल था। यह इतना सरल था कि लगभग एक साधारण धनुष और बाण जैसा ही था। अंतर यह था कि सुपरकंडक्टिंग सुपर एनर्जी अलॉय धनुष आसपास के स्थान से ऊर्जा को अवशोषित करेगा, उसे संपीड़ित करेगा और ऊर्जा तीर बनाएगा।
जब तक गुकिज्यू की ताकत पर्याप्त थी, वह सैद्धांतिक रूप से एक ही तीर से एफ क्लास कॉस्मिक स्टारशिप को मार गिरा सकता था। यदि वह अपने दूसरे युद्ध रूप अर्ध ड्रैगन रूपांतरण में प्रवेश करता है तो यह उपलब्धि उसके लिए सहज होगी। विशाल बेड़ा शून्य क्षेत्र में अत्यंत तीव्र गति से यात्रा कर रहा था। कुछ ही समय बाद गोकिज्यू पूर्व निर्धारित गंतव्य पर पहुंच गई। इस स्थान पर क्लेन लोगों के कई युद्ध क्षेत्र थे। हालांकि ये सभी क्लेन लोग जैव संशोधन तकनीक का उपयोग करके बनाए गए नकली क्लेन लोग थे। यद्यपि उनमें क्लेन लोगों की कई क्षमताएं थीं, फिर भी वे निस्संदेह सच्चे क्लेन लोगों की तुलना में बहुत कमजोर थे। अंतरिक्ष यान के अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद वेबर और अलोड बेहद घबराए हुए और गंभीर भाव से उस स्थान पर आए जहां गोकिज्यू थी। वेबर ने अत्यंत गंभीरता से कहा, महामहिम कमांडर, हम युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। गोकिज्यू ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, सभी को सूचित करें कि योजनाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार संचालन शुरू करें। वेबर थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन केवल एक पल के लिए, फिर उसने तुरंत बात मान ली। जल्द ही गोकिज्यू ने आउटपोस्ट स्टार से भर्ती किए गए लोगों को ब्लैकस्टोन लीजन के सदस्यों के साथ इस युद्ध क्षेत्र में नेतृत्व किया। पूरे युद्ध क्षेत्र में पराजित मित्र देशों की सेनाओं के कई अवशेष देखे जा सकते थे। इन सभी सहयोगी सेनाओं को क्लेन लोगों ने, या अधिक सटीक रूप से नकली क्लेन लोगों ने तितर बितर कर दिया था। ब्लैकस्टोन लीजन को देखते हुए एक वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर कमांडर ने उत्साह से उड़कर पूछा, क्या आप बचाव दल हैं? हमारी फ्लाइंग टाइगर लीजन की लड़ाकू इकाइयां युद्ध क्षेत्र में फंसी हुई हैं और पीछे नहीं हट सकती। क्या आप हमें निकालने में मदद कर सकते हैं? गोकिज्यू को पता था कि दूसरे पक्ष ने गलतफहमी पाल ली है। वे बचाव दल नहीं, बल्कि एक लड़ाकू इकाई थे। इसके अलावा वे इस युद्ध क्षेत्र में खाली करने नहीं, बल्कि युद्ध का समाधान करने आए थे। हालांकि चूंकि फ्लाइंग टाइगर लीजन के कमांडर ने उनसे संपर्क किया था, इसलिए वह इस काम में उनकी मदद कर सकता था। उसने आदेश दिया, आदेश आगे पहुंचाओ, सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। फ्लाइंग टाइगर लीजन के कमांडर का नाम ली इन्हें था। गोकिज्यू को बचाव अभियान को इतनी सावधानी और तत्परता से अंजाम देते हुए देखकर वह अपने मन में गहरा सम्मान महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि फ्लाइंग टाइगर लीजन और ब्लैकस्टोन लीजन दोनों ही कुलीन लीजन नहीं थे। ब्लैकस्टोन लीजन के कुछ पहलू निश्चित रूप से सीखने लायक थे। हालांकि ली यिनहे और उनके कई सहायक इस बात से स्पष्ट रूप से अनजान थे। गोकिज्यू ब्लैकस्टोन लीजन का नेतृत्व केवल बचाव अभियान के लिए नहीं, बल्कि एक युद्ध अभियान के लिए कर रहा था। बेशक इसे दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता है, अर्थात सभी शत्रुओं को समाप्त करना ही मित्र देशों की सेनाओं के लिए सबसे अच्छा बचाव होगा। हालांकि ली यिनहे और उनके सहायकों को यह नहीं पता था कि गोकिज्यू और उनका समूह क्या करने वाला है। उस समय उन्हें स्थिति की गंभीरता का कोई अंदाजा नहीं था। जब ब्लैकस्टोन लीजन का सामना नकली क्लेन लोगों से हुआ, तब जाकर वे सब अचंभित रह गए। ली यिनहे की भयभीत निगाहों के सामने गोकिज्यू का रूप तुरंत बदल गया। गर्जन, आकाश को कंपा देने वाली ड्रैगन की दहाड़ के साथ गोकिज्यू ने तुरंत अपने दूसरे युद्ध रूप अर्ध ड्रैगन रूपांतरण में प्रवेश किया। उसके लंबे काले बाल पल भर में झरने की तरह चांदी जैसे सफ़ेद हो गए और हवा में उसके पीछे बेतहाशा लहराने लगे। उसका पहनावा भी एक काले ड्रैगन के रहस्यमयी चोगे में बदल गया और उसके पीछे एक काली ड्रैगन की पूंछ लहराने लगी। उसके पीछे, उसके कंधों के नीचे, दो भयानक रूप से शक्तिशाली काले ड्रैगन ने तुरंत अपने ड्रैगन सिर बाहर निकाले और बढ़ने लगे। इस समय उनकी संपूर्ण आभा अत्यंत शक्तिशाली और भयावह थी। अपने रक्त भाले को हाथ में लिए बिना भी उनकी वर्तमान उपस्थिति ही गहरी छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त थी। ली यिनहे और उनके आसपास मौजूद कई अन्य लोगों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। अनंत साम्राज्य के प्रमुख गोकिज्यू। ली यिनहे आश्चर्य से भर गया था। तभी गोकिज्यू ने सुपरकंडक्टिंग सुपर एनर्जी अलॉय धनुष निकाल लिया था। वूश, बिना जरा भी संकोच किए उसने अपना धनुष उठाया और तीर चला दिया। धनुष की डोरी बिजली की कड़क की तरह टूटी और तीर गिरते हुए उल्कापिंड की तरह उड़ गया। रक्त ड्रैगन देवता की ऊर्जा और भयानक बिजली की शक्ति से संघनित एक तीर ने पलक झपकते ही शून्य क्षेत्र को भेद दिया। बूम बूम बूम। इस क्षण एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने अनगिनत लोगों को आश्चर्यचकित और स्तब्ध कर दिया। इस अत्यधिक केंद्रित ऊर्जा वाले तीर के सामने क्लेन जनजाति के 3F श्रेणी के ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष यान एक के बाद एक मार गिराए गए। ऐसा लग रहा था मानो शून्य लोक में शानदार आतिशबाजी का प्रदर्शन हो रहा हो। इस क्षण ली यिनहे और उनके सहायक पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। न केवल उनकी, बल्कि ब्लैकस्टोन लीजन के सदस्यों की प्रतिक्रिया भी बिल्कुल वैसी ही थी। विभिन्न निगरानी स्क्रीनों के पीछे इस दृश्य को देखने वाले सभी लोग अचंभित और स्तब्ध रह गए। इस दृश्य को देखने वाले हर व्यक्ति की आंखों में गहरी हैरानी का भाव था। ये लोग तो बेहद हैरान थे ही, बल्कि गोकिज्यू को भी यह घटना बेहद चौंकाने वाली लगी। फुफकार, क्या ये हथियार वाकई इतना शक्तिशाली है? गोकिज्यू ने सुपरकंडक्टिंग सुपर एनर्जी अलॉय धनुष को पकड़ रखा था और उसके दिल में थोड़ी हैरानी महसूस हो रही थी।
जब उसने पहली बार यह हथियार प्राप्त किया तो उसने देखा कि अनंत इंजन इसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। उस समय उन्होंने सोचा कि यह वस्तु अनंत इंजन के लिए एक अंधा धब्बा मात्र हो सकती है। अब जाकर उसे यह एहसास हुआ कि अनंत इंजन द्वारा हथियार की पूरी तरह से व्याख्या न कर पाने का कारण ये था कि हथियार स्वयं अत्यंत उच्च श्रेणी का था। उसे नहीं पता था कि क्लेन लोगों को यह वस्तु कैसे मिली, लेकिन ये स्पष्ट रूप से उसके लिए बहुत उपयुक्त थी। उनकी रक्त ड्रैगन देवता की शक्ति उनकी स्वयं की बिजली की शक्ति के साथ संयुक्त। इस हथियार के जरिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ फ्यूजन, कंप्रेशन और एनहांसमेंट हासिल किया। इसके परिणामस्वरूप उनके एक ही तीर ने एक साथ 3 लक्ष्य साधे और क्लेन पीपल के एफ क्लास कॉस्मिक स्टारशिप में से 3 को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उस विस्फोटक दृश्य को कई लोगों ने रिकॉर्ड किया था। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर संचार चैनल, स्टार क्लस्टर एलायंस संचार चैनल और सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता संचार चैनल। कुछ समय के लिए अनगिनत लोग उनके इस शानदार शॉट को देख रहे थे। एक तीर से स्थिति को खोलने के बाद गु किज्यू ने तुरंत सुपरकंडक्टिंग सुपर एनर्जी अलॉय धनुष को रख दिया। उसने अपना हाथ उठाया और लहराया और उसका विशिष्ट रक्त भाला उसके हाथ में प्रकट हो गया। बिना किसी झिझक के वह तुरंत हाथ में खून से सना भाला लेकर युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। उनका पहला तीर निस्संदेह ब्लैकस्टोन लीजन में सभी के मनोबल को बहुत बढ़ाने वाला था। अपने कमांडर को खून से लथपथ भाला लिए युद्ध के मैदान में सबसे आगे बढ़ते हुए देखकर ब्लैकस्टोन लीजन लड़ाकू इकाई के 10 लाख योद्धा भी बहादुरी से आगे बढ़े। उनमें से प्रत्येक उग्र और अद्वितीय था। अचानक गु किज्यू के नेतृत्व में 10 लाख ब्लैकस्टोन लीजन योद्धाओं ने उग्र बाढ़ और भयंकर जानवरों की तरह हमला शुरू कर दिया। उनमें से हर एक अविश्वसनीय रूप से बहादुर था, मानो उनमें एड्रेनालाइन का संचार हो गया हो। इस युद्ध क्षेत्र में वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर की अन्य सेनाओं को पीछे धकेला जा रहा था। वे धीरे धीरे पीछे हट रही थीं और कुछ तो पूर्ण विनाश के खतरे का भी सामना कर रही थीं। ब्लैकस्टोन लीजन, जो पहले अज्ञात थी, अब इस युद्ध क्षेत्र में सबसे शानदार उपस्थिति बन गई थी। कहावत है कि 1000 सैनिक आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन एक अच्छा सेनापति मिलना मुश्किल है। एक खराब सैनिक एक को प्रभावित करता है, लेकिन एक खराब सेनापति पूरे समूह को प्रभावित करता है। जब ब्लैकस्टोन लीजन युद्ध के इस कट्टरपंथी गु किज्यू के हाथों में आ गई तो ये तुरंत पतन से चमत्कार में परिवर्तित हो गई। गु किज्यू के नेतृत्व में वे युद्ध में कूद पड़े, दाएं बाएं हमला करते हुए मैदान पर अपना दबदबा कायम कर लिया। गु किज्यू ने भीड़ का नेतृत्व किया, उनकी आभा बाघ की तरह उमड़ रही थी। उन्होंने फ्लाइंग टाइगर लीजन को घेरने वाली नकली क्लेन पीपल सेना को पूरी तरह से पराजित कर दिया, जिससे उन्हें धीरे धीरे पीछे हटना पड़ा। फ्लाइंग टाइगर लीजन के बचाए गए सदस्यों को इस बात पर गंभीर संदेह था कि क्या उन्होंने स्थिति का गलत आकलन किया था। ब्लैकस्टोन लीजन के पास कब से कुलीन लड़ाकू इकाइयों के बराबर भयानक युद्ध क्षमता आ गई। ये जानना जरूरी है कि ब्लैकस्टोन लीजन उनकी ही तरह वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर की एक विशिष्ट सेना नहीं थी, बल्कि एक नियमित लड़ाकू इकाई थी। स्पष्टतः कोई भी उनके लिए इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता था। अब उन्हें बस यही दिखाई दे रहा था कि ब्लैकस्टोन लीजन में हर कोई बड़े हुए मनोबल के साथ गु किज्यू के हमले का अनुसरण कर रहा था। जहां भी गु किज्यू हमला करता, ब्लैकस्टोन लीजन अपने कमांडर का अनुसरण करता। वे अजेय थे और उन्होंने सभी विरोधियों को परास्त कर दिया। अपनी स्थापना के बाद से ब्लैकस्टोन लीजन ने कभी भी इतनी संतोषजनक लड़ाई में भाग नहीं लिया था। क्लेन पीपल की इस नकली सेना के पूरी तरह से नष्ट हो जाने के बाद ब्लैकस्टोन लीजन के सदस्यों को लड़ाई खत्म करने में थोड़ी अनिच्छा भी महसूस हुई। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि क्लेन पीपल्स की सेना उतनी भयानक नहीं थी जितनी उन्होंने कल्पना की थी। कई लोग तो ये भी चिल्ला रहे थे कि उन्हें इन नकली क्लेन लोगों से नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि असली क्लेन योद्धाओं को चुनौती देनी चाहिए। गु किज्यू ने स्वाभाविक रूप से मुस्कुराते हुए इन सुझावों को खारिज कर दिया। इसके बाद ब्लैकस्टोन लीजन को आत्मविश्वास हासिल करने के लिए अभी भी इस तरह की कई लड़ाइयों की जरूरत थी जिसमें ताकतवर बनाम कमजोर का मुकाबला हो। जब उनकी समग्र शक्ति उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी, तभी वे अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती दे सकेंगे। यहां युद्ध समाप्त होने के बाद गु किज्यू ने ब्लैकस्टोन लीजन में सभी को आदेश दिया, मेरी आज्ञा मानो, घायलों को बचाओ और युद्ध क्षेत्र को साफ करो। ब्लैकस्टोन लीजन के सभी योद्धाओं ने गु किज्यू का आदेश सुना और जोरदार पुष्टि के साथ जवाब दिया, समझ गए। ब्लैकस्टोन लीजन शुरू में वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर की नियमित लड़ाकू इकाइयों में से एक थी, लेकिन आज से वे अनंत साम्राज्य के प्रमुख गु किज्यू के साथ मिलकर इस ब्रह्मांड में एक किंवदंती रचेंगे। गु किज्यू और ब्लैकस्टोन लीजन के शानदार प्रदर्शन ने आसपास मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया, यहां तक कि वे लोग भी जो वहां मौजूद नहीं थे लेकिन अन्य माध्यमों से युद्ध के बारे में जान गए। उन्होंने ब्लैकस्टोन लीजन और उसके कमांडर गु किज्यू पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू कर दिया। बेशक, चाहे वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर संचार चैनल हो या स्टार क्लस्टर एलायंस संचार चैनल, फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें अंगूर नहीं मिल पाए और उन्होंने शिकायत की कि वे खट्टे थे।
उन्होंने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा कि गोकिज्यू और उनकी ब्लैकस्टोन लीजन ने केवल नकली क्लेन पीपल की सेना को ही हराया था। अधिकांश लोगों को ये आवाज़ें ऐसी लग रही थी मानो वे जोकरों को देख रहे हों। जो भी व्यक्ति युद्ध के मैदान में जाकर इन तथाकथित नकली क्लेन पीपल सेनाओं के खिलाफ लड़ा था, वे समझ जाएंगे कि भले ही वे असली क्लेन योद्धाओं जितने शक्तिशाली न हो, फिर भी वे बेहद भयावह थे। गोकिज्यू को संचार चैनलों पर मचे हंगामे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस बार उसकी दिलचस्पी सिर्फ युद्ध के लाभ में थी। दुर्भाग्यवश वह क्लेन पीपल्स के किसी अड्डे को नष्ट नहीं कर पाया था। उन्हें क्लेन पीपल टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट बॉक्स का एक भी बॉक्स प्राप्त नहीं हुआ, और सामान्य हथियारों और उपकरणों को टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट बॉक्स में रखने की आवश्यकता नहीं थी। इस बार कोई भी कीमती वस्तु न मिलने का एहसास होने पर गोकिज्यू ने वेबर और अलोड को बुलाया। जब वेबर और अलोड दोबारा गोकिज्यू के सामने पेश हुए, उनके रवैये पूरी तरह बदल गए थे। वे गोकिज्यू का इस प्रकार आदर करते थे मानो किसी देवता के सामने बैठे हों। गोकिज्यू ने अपनी ब्लैकस्टोन लीजन को अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करने और खुद को यथासंभव अधिकतम सीमा तक साबित करने की अनुमति दी थी। गोकिज्यू उनके दिलों में चल रहे उथल पुथल भरे विचारों से अनभिज्ञ था, अन्यथा वह निश्चित रूप से उन्हें बता देता कि यह तो बस शुरुआत है। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर कहा, इस बार प्राप्त संसाधनों को सभी में वितरित किया जाना चाहिए ताकि उनकी ताकत में तेजी से वृद्धि हो सके। घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास उपचार प्रदान करें। बाकी सभी लोगों से कहो कि वे संकोच न करें। कम से कम समय में उनकी व्यक्तिगत क्षमता को यथासंभव बढ़ाने के लिए कोई कसर न छोड़ें। वेबर ने ये सुना और झिझका, कमांडर महाराज, क्या आप युद्ध की लूट नहीं चाहते? कमांडर होने के नाते गोकिज्यू लूट का 10% हिस्सा अपने लिए ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं करने का विकल्प चुना। हालांकि गोकिज्यू पूरी तरह से लूट के माल को अस्वीकार नहीं कर रहा था, इसलिए उसने वेबर से कहा, मुझे इन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि भविष्य में मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हम उस समय आवंटन में बदलाव कर सकते हैं। ये सुनकर वेबर और अलोड दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि इनमें से कुछ लूटी गई वस्तुओं का सीधे उपयोग किया जा सकता था, और जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता था उन्हें विभिन्न माध्यमों से उपयोगी वस्तुओं के बदले में आदान प्रदान किया जा सकता था। अब उन्हें समझ आ गया था कि गोकिज्यू सिर्फ एक विशिष्ट बल की कमान संभालने का अवसर तलाशने से पहले अस्थायी रूप से ब्लैकस्टोन लीजन की कमान नहीं संभाल रहा था। गोकिज्यू सचमुच ब्लैकस्टोन लीजन की साधना करने की तैयारी कर रही थी। गोकिज्यू जिस चीज़ को विकसित करना चाहता था वह निश्चित रूप से केवल ब्लैकस्टोन लीजन ही नहीं थी। अंततः ब्लैकस्टोन लीजन वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर की एक लड़ाकू इकाई थी, न कि उसकी अपनी प्रत्यक्ष अधीनस्थ सेना। इसलिए इस महान विजय की गति को बनाए रखते हुए उन्होंने अपनी खुद की लड़ाकू टुकड़ियों की भर्ती शुरू कर दी। उन्होंने पहले ही वेई लुओ और आनलिंग को इस मामले को संभालने के लिए नियुक्त कर दिया था। लगभग 100 लोग, जिनके पूरे परिवार आउटपोस्ट स्टार पर थे, उन्हें स्पष्ट रूप से एक प्रत्यक्ष शक्ति के रूप में माना जा सकता था और धीरे धीरे प्रशिक्षित किया जा सकता था। अन्य एफ रैंक के कॉस्मिक वॉरियर्स जो क्रमिक रूप से शामिल हुए, उन्हें भी एक निश्चित स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद प्रत्यक्ष बलों के रूप में विकसित किया जा सकता था। इसके अलावा उसे धीरे धीरे ब्लैकस्टोन लीजन को अपने लोगों का समूह बनाना भी आवश्यक था। क्लेन पीपुल्स लीजन के खिलाफ गोकिज्यू की पिछली लड़ाई बहुत ही शानदार रही थी। क्लेन जनजाति के योद्धाओं के आगमन के साथ साथ कई तारा प्रणालियों को नुकसान उठाना पड़ा था। जब उन्होंने योद्धाओं की भर्ती शुरू की तो उनमें से बड़ी संख्या में लोग तुरंत चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आ गए। इन लोगों के लिए गोकिज्यू मूल रूप से आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत करता था। उन्हें सावधानीपूर्वक चयन करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जीवन और मृत्यु की एक के बाद एक लड़ाई ही सर्वोत्तम चयन प्रक्रिया थी। अंत में जो प्रत्यक्ष युद्धक सैनिक शेष रहेंगे वे न केवल अत्यधिक भरोसेमंद होंगे बल्कि दुर्जय युद्धक क्षमताओं वाले विशिष्ट सैनिक भी होंगे। इस तरह की लगभग बिना किसी सीमा वाली भर्ती प्रक्रिया के तहत गोकिज्यू के पास जल्द ही लगभग 50,000 विविध सैनिक हो गए। हालांकि संख्या अभी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्लेन सभ्यता और स्टार क्लस्टर एलायंस के बीच का युद्ध स्पष्ट रूप से एक लंबा, निरंतर चलने वाला युद्ध था। इस समय इतने सारे एफ रैंक कॉस्मिक वॉरियर्स की भर्ती कर पाना पहले से ही बहुत अच्छी बात थी। यदि वह इस तरह के 1 दर्जन या 20 और भर्ती अभियान चलाता तो उसके पास 10 लाख विविध सैनिक हो सकते थे। इसके तुरंत बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने गोकिज्यू को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्हें वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के उपराष्ट्राध्यक्ष गैस्केल से एक संचार अनुरोध प्राप्त हुआ। गैस्केल वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के उपराष्ट्राध्यक्षों में से एक थे, जो मुख्य रूप से युद्ध विभाग के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे। संचार स्थापित होने के बाद गोकिज्यू ने विनम्रतापूर्वक कहा, महामहिम उपराष्ट्राध्यक्ष नमस्कार। गैस्केल वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के अगले राष्ट्राध्यक्ष पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे। यदि उनकी मृत्यु नहीं होती तो सेलिसब्री का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के राष्ट्राध्यक्ष बन जाते।
गैस्केल एक दृढ़ निश्चयी उपराज्यपाल थे। उपराज्यपाल बनने से पहले उन्होंने वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर की लगभग सभी सबसे कठिन लड़ाइयों में भाग लिया था। ठंडे और सुरुचिपूर्ण सैलिसबरी की तुलना में गैस्केल और भी अधिक ठंडा था, ठंडा और तीखा। उन्होंने कुछ देर तक गुकिज्यू को गौर से देखा, फिर कहा, कमांडर, मैं आपको 9 मिलियन अपेक्षाकृत कुलीन लड़ाकू सैनिक हस्तांतरित करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप युद्ध के मैदान में इन 10 मिलियन एफ रैंक कॉस्मिक वॉरियर्स की प्रभावशीलता को अधिकतम कर सकेंगे। ये सुनकर गुकिज्यू अत्यंत प्रसन्न हो उठी। उन्होंने तुरंत कहा, कोई बात नहीं महामहिम। एफ रैंक के ब्रह्मांड स्तरीय विशेषज्ञ काफ़ी मूल्यवान थे। सुपर गॉड रैंक से लेकर एफ रैंक कॉस्मिक लेवल तक एक बहुत बड़ी खाई और बाधा थी। यद्यपि अनंत साम्राज्य पहले से ही बहुत ही असाधारण था, फिर भी अब तक उसके अलावा उसने वास्तव में अपने स्वयं के एफ रैंक ब्रह्मांड स्तरीय विशेषज्ञों को विकसित नहीं किया था। गैस्केल सैलिसबरी की तुलना में अधिक कुशल था। गुकिज्यू की उससे बातचीत अभी अभी समाप्त हुई थी, जब अंतरिक्ष छलांगों के माध्यम से लगातार कई अंतरिक्ष यान आते रहे। हालांकि इन अंतरिक्ष यानों में जो कुछ भी था वह सब अवशेष और पराजित सैनिकों का मलबा था, लेकिन कुछ हद तक उन्हें अभिजात वर्ग भी माना जा सकता है, क्योंकि उनके साथ युद्ध के मैदान में प्रकट हुए एफ रैंक के कॉस्मिक वॉरियर्स में से बाकी सभी पहले ही मारे जा चुके थे। हालांकि वे पराजित हो गए, लेकिन कम से कम वे युद्ध के मैदान से जीवित तो चले गए। गुकिज्यू ने बिना किसी जांच पड़ताल के इन सभी लोगों को स्वीकार कर लिया। जिन लोगों को वह भर्ती करता था, ठीक उसी तरह वह इन लोगों को भी जीवन और मृत्यु के एक के बाद एक युद्धों के माध्यम से परखता था। पिछली लड़ाई समाप्त होने के बाद गुकिज्यू ने सभी को 5 दिनों तक आराम करने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने एक और युद्ध अभियान चलाने की तैयारी की। पहली बार के विपरीत पिछली बार उसके पास केवल 200 स्टारशिप और 10 लाख लड़ाकू सैनिक थे। इस बार उसके पास पहले से ही 2000 से अधिक स्टारशिप और 10 मिलियन से अधिक लड़ाकू सैनिक थे। ब्रह्मांड के तारों भरे आकाश के एक विशाल क्षेत्र में ब्लैकस्टोन लीजन के 10 मिलियन से अधिक सदस्यों ने अंतरिक्ष को भर दिया था। गुकिज्यू की आवाज़ सबके कानों में गूंज उठी। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, लेकिन यह ऊर्जा क्षेत्र के भीतर यात्रा कर सकती है। उसकी विशाल और शक्तिशाली राक्षसी शक्ति ने इस क्षेत्र में एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण किया। हर कोई, चाहे आप यहाँ किसी भी कारण से आए हों, आगामी बड़ी लड़ाई शुरू होने से पहले आप सभी चाहें तो हार मान सकते हैं। चाहे वे ब्लैकस्टोन लीजन के मूल 10 लाख लड़ाकू सैनिक हों या वे जो बाद में शामिल हुए हों। जो लोग हार मानना चाहते हैं वे अब जा सकते हैं, क्योंकि हम एक नई क्रूर लड़ाई लड़ने वाले हैं। सभी को ये बात समझ में आ गई थी कि गुकिज्यू निश्चित रूप से वही करेगा जो उसने कहा था। हालांकि पिछली बार उन्होंने ब्लैकस्टोन लीजन का नेतृत्व करते हुए एक शानदार लड़ाई लड़ी थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह 10 लाख लोगों को आदेश दे सकता था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह 10 करोड़ लोगों को भी आदेश दे सकता था। 10 लाख लोगों के युद्ध क्षेत्र में व्यक्तिगत साहस और शक्ति बहुत उपयोगी साबित हो सकती है, लेकिन 10 मिलियन लोगों के युद्ध क्षेत्र में इसके इतने चमत्कारी प्रभाव नहीं हो सकते। इसलिए इस समय बहुत कम संख्या में लोगों ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद पीछे हटने का विकल्प चुना। वे केवल मजबूर होने पर ही युद्धों में भाग लेने को तैयार थे और गुकिज्यू का अनुसरण करते हुए सक्रिय रूप से युद्ध छेड़ने को तैयार नहीं थे। इन लोगों के हटने का ब्लैकस्टोन लीजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बहुत से लोग ब्लैकस्टोन लीजन में इसलिए शामिल हुए क्योंकि वे गुकिज्यू में विश्वास करते थे और खुद को साबित करना चाहते थे। अब जब मौका आ गया था तो वे बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगे। ये देखकर कि और कोई नहीं जा रहा है, गुकिज्यू ने कहा, चूंकि ऐसा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस बार हमारा निशाना अभी भी वही लोग हैं जिन्हें कई लोग नकली क्लेन लोग कहते हैं, लेकिन जिस दुश्मन से हमें निपटना है उसकी संख्या लगभग 15 मिलियन है। जब से स्टार क्लस्टर एलायंस ने क्लेन लोगों से लड़ना शुरू किया है, तब से बेहतर संख्या के खिलाफ जीत के बहुत कम मामले सामने आए हैं। अधिक संख्या के विरुद्ध जीतने की संभावना 1% से भी कम है। फिर भी इस बार हमारा लक्ष्य नहीं बदलेगा। इस दौरान हर कोई सुधार करने का प्रयास कर रहा है। इस महत्वपूर्ण युद्ध में आपकी मेहनत के परिणाम की परीक्षा होगी। भाइयों, चलो यहाँ से निकलें। जैसे ही गुकिज्यू ने बोलना समाप्त किया, 10 मिलियन से अधिक ब्लैकस्टोन लीजन के लड़ाकू सैनिक 2000 स्टारशिप में प्रवेश कर गए। ये लड़ाई सभी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। उनके दुश्मन क्लेन लोगों के जैव इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित शरीर थे, जो युद्ध में स्वाभाविक रूप से भयंकर थे। ऐसी परिस्थितियों में भी उन्हें भारी संख्या में मौजूद दुश्मनों से लड़ना पड़ा। अगर उनके कमांडर गुकिज्यू न होते तो कई लोग निश्चित रूप से इस लड़ाई को रोकने के तरीके ढूंढ लेते। हालांकि उनके कमांडर गुकिज्यू थे, फिर भी कई लोग काफ़ी चिंतित थे। वेबर, अलोड, वेई लुओ और एन निंग समेत अन्य सभी लोग सम्राट के अंतरिक्ष यान के कप्तान के कमरे में आए। वेबर ने सबसे पहले बोलते हुए पूछा, महामहिम कमांडर, क्या इस बार हमारा अभियान बहुत जोखिम भरा नहीं होगा? और हमारे युद्ध क्षेत्र के पास ही क्लेन लोगों का एक अड्डा भी है।
ये सुनकर गोकिजू मुस्कुराई और बोली, दरअसल मेरा मुख्य लक्ष्य क्लेन पीपल्स का अड्डा ही है। अतिचालक अति ऊर्जा मिश्र धातु धनुष प्राप्त करने के बाद उसे इसका शौक हो गया था और वह क्लेन पीपल्स के ठिकानों में बहुत रुचि रखता था। तो ये था ग्लोबल म्यूटेशन फॉलोइंग अ ब्लैक मैम्बर कहानी का 281 से 290 तक की एपिसोड। अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, और भी इसी तरह के कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।